आपको देगा क्योंकि त्रिशडाई लॉर्ड है। पर अच्छा है अगर डेबिलेट हो, आज हम पढ़ेंगे यही रूल पढ़ने वाले हैं। 3 रूल है हमारे डेबिलेशन के। तो और ये ध्यान रखना है कि जुपिटर पे कोई खराब दृष्टि ना हो, मंगल की, शनि की। तो जुपिटर तुला राशि के लिए, अदरवाइज तो देखो जुपिटर का कारक तत्व जो है ना बेनिफिक प्लैनेट है, तो कितना भी खराब करेगा तो फिर भी थोड़ा सा बचाएगा। लेकिन हमने कुंडलियां देखी जिसमें जुपिटर ने लोगों की जान भी ले ली है, बड़ी बड़ी बीमारियां दे दी है, मतलब ट्यूमर्स दे दिए, कैंसर दे दिए। ये सब मैंने देखा है जुपिटर कर्क लगन में जुपिटर उच्च का कर्क लगन की कुंडली में, एंड द मोमेंट जुपिटर की राशि वो दशा चालू हुई, सिवियर कैंसर कैंसर नॉट, मतलब उसका कोई वो भी नहीं, बिकॉज इधर बॉयल हुआ, उससे कैंसर बन गया, उसका ना कोई केमोथेरेपी दे सकते थे उसको, ना कुछ वो कर सकते थे। तो जुपिटर इसीलिए ना, हम जैसे पहले के ज्योतिष और अब के ज्योतिष में बड़ा अंतर हो गया है। हम लोग क्या करते थे, एग्जॉल्टेड प्लैनेट दिख गया गुरु हमको, तो पहले की ज्योतिष कूदने लगते थे, अरे आपके में एग्जॉल्टेड, आप तो जुपिटर एग्जॉल्टेड लेके बैठे हो। अरे भाई, यही जुपिटर एग्जॉल्टेड आपको ऐसा कैंसर दे देगा ना, ऐसा आपका फैटी लिवर दे देगा कि लिवर सिरोसिस कर देता है वो। इतने महिलाओं में जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं जिससे कैंसर बन जाता है बाद में, आपको ओवरीज ही रिमूव कर देनी होती हैं, ये सब जुपिटर दे देता है। जुपिटर मार्स के कॉम्बिनेशन से फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट बनता है, फिर वो सिस्ट का इलाज नहीं होता, सिस्ट टर्न्स इनटू अ कैंसर। तो आप देखते हो ना, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी ओवरीज निकाल दी जाती हैं, तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि ओवरीज के अंदर, और ये जुपिटर देते हैं। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि एक मंत्र है ओम नमो नारायण, इस मंत्र को ना जो बहुत बड़ा देने वाला है ना, वो जब लेगा तो बहुत बुरी तरीके से लेगा। जुपिटर जैसा प्लैनेट जब आपसे छीनेगा ना, तो वो बहुत खतरनाक छीनेगा। इसीलिए विष्णु जी को, जो सस्टेनेंस के देवता है ना, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, पर विष्णु को मत छोड़ो। आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो मॉर्निंग में मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, MS सुब्बलक्ष्मी का विष्णु सहस्त्र नाम, उसको सुबह सुबह चला दो घर में। साउथ इंडियन घरों में वो सुबह सुबह चलता है, बाय डिफॉल्ट चलता है, बाय डिफॉल्ट चलता है। यस भैया, मैंने लास्ट टाइम जो आपको मंत्र भेजा था ओम राम रामेति वाला, वो राम विष्णु सहस्त्र मनोरमे, हाँ, विष्णु सहस्त्र नामे वर्णम, वो बड़ा अच्छा मंत्र है वो। तो कुछ भी करो, मतलब किसी भी देवता की पूजा करो, लेकिन विष्णु जी का कुछ ना कुछ कनेक्शन अपने साथ रखो, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर इस वाले अगर इस वाले केस में अगर गुरु उच्च राशि में है, सपोज वो राशि 10th हाउस में है, 10th हाउस इज उपक्षय हाउस, 10th हाउस में ही उच्च का गुरु हो गया, और उसमें जब उच्च का गुरु कर्क राशि में 10th हाउस में आके बैठ गया, फिर बहुत खुशी है चारू जी कि आप लोग दिमाग लगा रहे हो, वेरी गुड। ये अच्छा करेगा जुपिटर, क्योंकि उपचय में बैठ गया ना, त्रिशडाई लॉर्ड आके उपचय में बैठ गया और उच्च का भी हो गया, तो त्रिशडाई लॉर्ड को एक अच्छी एनर्जी मिल गई। इसीलिए तो वैदिक ज्योतिष इतना स्कोप देता है आपको। हम लोग, मैं आपसे क्या कहता हूं कि झटके से ना कोई प्रेडिक्शन मत दो, कुछ भी देख के उड़ना नहीं है, कुछ भी देख के दुखी नहीं होना है। अब देखो नीच भंग कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप देखते हो यार प्लैनेट नीच का। अब मैं तो आजकल कुंडली में ढूंढने लग गया हूं कि इसकी कुंडली में नीच दिख रहा है कुछ, क्योंकि जब से मैंने ये सीखा है कि डेबिलेशन जो आज मैं सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद तो एक नीच का प्लैनेट 1 करोड़ का है, उसको आप 10 करोड़ या 100 करोड़ तक ले जा सकते हो। वो नीच का होके ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और आपको क्या करना है, नीच के प्लैनेट को कहीं ना कहीं से ट्रिगर कर दो बस आप पॉजिटिवली। तो नीच का प्लैनेट तो वो ना हो रहा तो भी, नीच भंग ना हो रहा हो तो भी, हाँ, नीच भंग ना हो रहा हो तो भी उसके कुछ रूल्स हैं जो हम आज सीखेंगे, तो भी वो 100 करोड़ का प्लैनेट बन जाएगा वो। भाई कोई बच्चा बाहर पनिशमेंट में खड़ा हो, ऐसे हाथ ऊपर करके, ठीक है, अब उसको कोई टीचर आती है, वो कहती है, एक टीचर आएगी, वो कहेगी भाई क्या है तुम रोज पनिशमेंट में खड़े हो जाते हो, ठीक है। दूसरा कोई टीचर आके क्या बोलता है कि एक काम करो, तो पनिशमेंट तो खड़ा है, पनिशमेंट में तो खड़े ही हो ना, तुम एक काम करो, थोड़ी स्कूल की सफाई कर दो। तो उस बच्चे को क्या लगता है कि मैं पनिशमेंट में होके भी कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, तो वो भाग के क्या करता है, स्कूल का कूड़ा बिनने। हमारे स्कूल में ऐसे करवा देते थे कि अरे पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं, तुम एक काम करो, ग्राउंड साफ कर दो। तो हमें थोड़ा सा लगता था कि यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं पनिशमेंट में होके भी। तो नीच का प्लैनेट तो पनिशमेंट में है। जब जातक, मतलब हम लोग उस नीच के प्लैनेट को थोड़ी मालिश करनी शुरू करते हैं ना, तो वो नीच का प्लैनेट कहता है अब मैं इसको इतना दूंगा ना कि मेरा कंपटीशन उच्च के साथ
मतलब वो कंपटीशन उच्च के साथ करता है और वो क्या चाहता है कि उच्च से भी ज्यादा दे दूं मैं उसको। उच्च का प्लैनेट उतना नहीं देगा जितना आपको नीच का प्लैनेट देगा। नीच का प्लैनेट भर देगा, मतलब आपको। नीच भंग राजयोग एक बहुत बेहतरीन राजयोग है। लेकिन अभी चारू जी और मैं एक केस डिस्कस कर रहे थे, उसमें 10th हाउस में नीच भंग राजयोग है, बहुत अच्छा। लेकिन चारू जी ने बताया कि वो महिला कोई काम करना ही नहीं चाहती है, तो अब प्लेटफॉर्म तो उसको 10th हाउस में मिल गया, नीच भंग हो भी रहा है बड़ा अच्छा, मरकरी वीनस दोनों का नीच भंग हो रहा है, ठीक है ना। पर वो अगर कुछ काम ही नहीं करना चाहती तो क्या करेगा नीच भंग राजयोग? तो चारू जी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और 10th हाउस के प्लैनेट कहाँ देखते हैं, दृष्टि कहाँ डालेंगे? 4th हाउस पे डालेंगे कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को 4th हाउस से जुड़ा कुछ काम करना चाहिए, तब उसका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ भी काम करे, वास्तु सीख ले, इंटीरियर डिजाइनिंग, मरकरी वीनस जैसे प्लैनेट है तो इंटीरियर डेकोरेशन कर ले, आर्किटेक्चर कर ले, कुछ घर बनवाना शुरू कर दे, कुछ भी कर सकती है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? बस एक चीज और मैं कह रही थी, किसी भी चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट, अब चाहे बेनिफिक हो चाहे मेलिफिक हो, अगर वो अपने ही घर को देख रहा है, सपोज अगर शनि लग्न में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, शनि किसी का लग्न में बैठा है और वो अपने 7th हाउस, उसका ऑपोजिट 7th दृष्टि जो कि सबके सबके सारे प्लैनेट्स के पास है, अगर वो उसको देख रहा है तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना अदरवाइज करता, राइट? बिल्कुल सही बात है, वो अपने घर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो कितना भी कोई भी खराब प्लैनेट, आदमी हाँ, होगा। कोई भी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, कोई भी बेनिफिक मेलिफिक। हाँ, दाऊद इब्राहिम कितना भी खराब आदमी है पर अपनी बुआ के लड़के को नहीं मारेगा। हाँ, वो कहेगा कि यार मेरी बुआ का लड़का है, अपनी चाची के लड़के को छोड़ देगा। तो लेकिन ये देखना है कि अब मान लो शनि भी देख रहा है उस घर को, उसके साथ साथ और भी मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं, तो भाई उस घर पे तो दृष्टि हाँ। खराब हो ही गई, शनि भी ना अजीब ढंग से बिहेव करने लगेगा। आज हम थोड़ा ना कंजंक्शन भी टच करेंगे, बिकॉज कंजंक्शन एक बहुत मैजिकल चीज है। कंजंक्शन पढ़ते ही ना आपका पूरा, मतलब अभी तक एस्ट्रोलॉजी में आपने जो भी पढ़ा है ना, पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करें जी। पहले मंत्र कर लेते हैं, हाँ, मंत्र कर लेते गायत्री मंत्र। हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो जी। तो एक चीज समझ लेते हैं पहले, डेबिलेटेड और एग्जॉल्टेड प्लैनेट के बारे में। देखो, एग्जॉल्टेड प्लैनेट जहां भी होगा ना उन चीजों को बढ़ाएगा, ठीक है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट 4th हाउस में तो आपकी लग्जरीज को बढ़ाएगा, ठीक है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट 2nd हाउस में तो आपका धन बढ़ाएगा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट का काम है आपको, मतलब आप जिस भी मतलब प्लेटफॉर्म पे आपने एग्जॉल्टेड प्लैनेट को रख दिया वो उसको बढ़ाएगा। अब ये तो अच्छी चीजें हो गई, ठीक है ना। अब एग्जॉल्टेड प्लैनेट को मान लो मैंने 8th हाउस में बिठा दिया तो क्या करेगा? आपकी पेन्स को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रगल को बढ़ाएगा, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां दे देगा। वही एग्जॉल्टेड प्लैनेट जब 6th में चला गया तो क्या करेगा? आपकी दुश्मनी बढ़ा देगा, आपसे बहुत मेहनत कराएगा, ठीक है ना। वही एग्जॉल्टेड प्लैनेट 3rd में चला गया तो क्या करेगा? आपके एफर्ट्स को बढ़ा देगा। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, डेबिलेटेड प्लैनेट्स क्या करते हैं? आपकी चीजों में कमी करते हैं। तो सपोज डेबिलेटेड प्लैनेट 4th हाउस में बैठ गया तो क्या करेगा? आपकी लग्जरीज को खा जाएगा, कम कर देगा, माता जी के साथ संबंध खराब कर देगा। पर यही डेबिलेटेड प्लैनेट 8th में बैठ गया तो क्या करेगा? आपके कष्ट को भी कम कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि डेबिलेटेड प्लैनेट 3, 6, 8, 11 में अच्छे होते हैं। बोलते हैं ना हम लोग कि भाई डेबिलेटेड प्लैनेट त्रिशडाय में बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेबिलेटेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कम करने के लिए बैठा हुआ है चीजों को। तो कभी भी डेबिलेटेड प्लैनेट अच्छे हाउस में जाके उसकी उसकी सिग्निफिकेंस को कम करेगा। और एग्जॉल्टेड प्लैनेट क्या करेगा? जिस भी हाउस में बैठेगा उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा। अब जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर 10th हाउस में बैठ गया तो आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेगा वो। पर वही जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर 8th में बैठ गया, ऐसी ऐसी बीमारियां दे देगा या ऐसे ऐसे आपके साथ कांड करा देगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे।
ये पहला अंतर आपको समझना है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक ना अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाओ आप, कि कुंडली में ये चीज अच्छी है या बुरी है। आपको ये देखना है कि इसको मैं यूटिलाइज कैसे करूं। आपको यूटिलाइजेशन पे थॉट प्रोसेस बनाना है अपना। उच्च का गुरु अच्छा है, ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। नीच का गुरु खराब है, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। उच्च के गुरु को मैं कैसे सही बना सकती हूं और नीच के गुरु को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूं, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। तो आज से ये समझ लो कि कुछ भी आप लोग ब्लाइंडली कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा मत बोलिए। आप लोग 4 प्लैनेट नीच के हो गए, ये बहुत बुरा है, नहीं, ये तो बहुत शानदार हो गया, क्योंकि उसका अगर नीच भंग ढूंढ लिया आपने। आपका काम बस इतना ही बचता है कि नीच नीच प्लैनेट देखते ही ना आपको उसका नीच भंग ढूंढना है। जो 5 रूल हमने सीखे थे उन रूल को अप्लाई करना है। तो पुराने नोट्स देख के आप उनको अप्लाई करो। नीच भंग दिख गया, आप उसको उसको कमाल कर दोगे। तो जुपिटर, सन, मतलब वीनस, ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं और आपको लगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा बुरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज्योतिष में। हर चीज सिचुएशनल है, हर चीज का एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। तो जो जिस बैकग्राउंड की चीज है ना, आपको उस बैकग्राउंड के हिसाब से समझनी है। ठीक है, अब आप एक रूल लिख लो डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट्स में। ठीक है ना, 3 रूल्स होते हैं डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट के। पहला है कि इफ द लॉर्ड ऑफ 3, 6, 8, if the lord of 3, 6, 8 becomes debilitated, it gives excellent राजयोग। 3, 6, 8 के लॉर्ड्स अगर डेबिलेशन में चले गए तो ये एक्सीलेंट राजयोगा देता है आपको। कंडीशन क्या है कि इन प्लैनेट की स्ट्रेंथ नवमांशा में अच्छी होनी चाहिए। दीज प्लैनेट शुड बी वेल प्लेस्ड इन द नवमांशा। ये इसकी एक सब कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि 3, 6, 8 के लॉर्ड डेबिलेट होके कहीं भी बैठ जाएं। और छोटी कंडीशन क्या है कि अगर उनकी प्लेसमेंट नवमांशा में भी बहुत अच्छी है तो ये प्लैनेट आपको बहुत सारा धन, कंफर्ट, लग्जरी देने के लिए बैठा हुआ है। ये मटेरियल गेन्स देगा आपको, बहुत पैसा देने वाला ये प्लैनेट आपको, जबरदस्त पैसा देगा। और दूसरा रूल क्या है कि इफ देयर इज अ डेबिलेटेड प्लैनेट इन 3, 6, 8, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन एक्सीलेंट राजयोगा। कहीं का भी लॉर्ड डेबिलेट होके 3, 6, 8 में अगर बैठ गया तो ये एक्सीलेंट राजयोगा हो गया आपके लिए। इसमें भी सब कंडीशन क्या है कि द प्लैनेट शुड बी वेल प्लेस्ड इन द नवमांशा। ये लाइन नहीं भूलनी है। और तीसरा रूल है कि इफ अ प्लैनेट इज डेबिलेटेड तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉर्डशिप, वो 3, 6, 8 का लॉर्ड हो या ना हो, पर अगर उस प्लैनेट का नीच भंग हो रहा है तो इट विल गिव एन एक्सीलेंट राजयोगा। थर्ड रूल क्या है कि इफ अ प्लैनेट इज डेबिलेटेड एंड समहाउ नीच भंग इज हैपनिंग, it will become an excellent Raj Yoga planet. एक बार रिपीट कर देना दोबारा प्लीज, लास्ट का पॉइंट। इफ द प्लैनेट इज डेबिलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ 3, 6, 8 हाउस। हाँ, मतलब एक इफ अ प्लैनेट इज डेबिलेटेड एंड इवन इफ इट हैज नो कनेक्शन विद 3, 6, 8 और उसका अगर नीच भंग हो रहा है, इफ इट इज अंडरगोइंग अ नीच भंग, it will give excellent Raj Yoga. Third rule is basically nothing but नीच भंग Raj Yoga. ठीक है ना, जो हम थर्ड रूल तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमको फर्स्ट और सेकंड रूल हमको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, दोनों रूल आपने लिख लिए, तीसरा रूल आपको पता है नीच भंग। अच्छा, नीच भंग रूल की ना प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि किसी चार्ट में अगर आपने नीच भंग मिस कर दिया ना तो आपकी पूरी प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी।
आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आदमी सारे नीच लेके बैठा है फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका नीच बन हुआ है। ठीक है। अब एक काम करो आप, 1 2 3 4 5 11 लग्न का मतलब क्या बोलते हैं, एक्वेरियस, कुंभ कुंभ कुंभ, कुंभ का एक लग्न का चार्ट बना लो। अच्छा, एक चीज खाली मैं पूछ रही थी, सिंस ये प्लेसमेंट थोड़ी कॉमन है चार्ट में, जैसे आपने कहा ना गुरु अगर लग्न में बैठ जाए और 9th हाउस का ये 6th हाउस को लेके बैठा है, सपोज इसकी लॉर्डशिप 6th हाउस और 9th हाउस दोनों की है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्क लग्न में जो है, तो कहीं ना कहीं ये 6th हाउस की चीजों को बढ़ाएगा बिकॉज ऊंच का होके बैठ गया कर्क लग्न में, और 9th हाउस को कैसे फिर इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज 9th हाउस तो भाग्य का हाउस है, वहां तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। हाँ तो 6 की चीजें बढ़ाएगा लेकिन और उसको संभाल भी लेगा, अच्छा, क्योंकि भाग्य बैलेंस। उसका अच्छा है ना, तो जैसे दुश्मन भी बड़ा हो जाएगा लेकिन उस दुश्मन को संभालने के लिए उसको कोई सपोर्ट फादर लाइक फिगर मिल जाएगा, कोई उसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटोर मिल जाएगा, या मान लो किसी किसी की क्रिमिनल से दुश्मनी होगी तो उसकी किसी डीएसपी पुलिस एसपी में से दोस्ती भी हो जाएगी, तो वो बराबर कर लेगा उसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक होता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ट। कुछ कुछ चार्ट्स ना बैलेंस करने पड़ते हैं कि भाई ठीक है इसको कैसे समझेंगे, खराब है अच्छा है, तो इसको बैलेंस में समझ लेते हैं कि चलो 6th हाउस भी एक्टिव है, बीमारियां भी दे रहा है, बट 9th भी ठीक है, तो इसको एक डिवाइन ग्रेस भी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देगा। बिल्कुल देगा। अभी सबसे इसमें इजी प्रिडिक्शन तो यही है कि नौकरी की वजह से आपको ट्रैवल भागना पड़ेगा कहीं, लंबे लंबे डिस्टेंस पे जाना एक्चुअली पड़ेगा, है ना, करेक्ट। सबसे इजी प्रिडिक्शन तो यही है। हाँ, बट ठीक एक है जी। चीज मुझे था, हाँ खुशबू जी। एग्जॉल्टेशन एंड डेविलेशन का ही, जैसे मैं कल ही एक चार्ट कर रही थी जिसमें लियो का चार्ट है, सन नीच का है, उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन वहीं पे मून एग्जॉल्टेड है। दो प्लैनेट जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन, आपके पर्सनालिटी को रूल करेंगे, सन एंड मून, जिसमें एक एग्जॉल्टेड है और एक डेविलेटेड है। एक ही घर में है। नहीं नहीं, एक घर में अच्छा, नहीं है, लियो का फिर ठीक है। लियो का चार्ट है। एंड मतलब वो बंदे को बिजनेस भी करना है, बट कहीं ना कहीं मून भी इतना एग्जॉल्टेड, मून एग्जॉल्टेड एंड सन नीच का है, तो कंफ्यूज्ड रहता है वो खुद भी उस वजह से। नहीं तो सन का नीच भंग हो गया ना। बट दशा दोनों की नहीं आ रही ना। तो अंतरदशा तो आएगी, अंतरा तो आएगा। आपको बस अंतरा की डेट पकड़ के उसको उसको मोटिवेट कर देना कि भैया जुलाई आने वाली है, जुलाई में आप लग जाओ काम पे, क्योंकि जब नीच भंग प्लैनेट की अंतरदशा आएगी तो वो एकदम उसको पुश करेगा बम करके। वैसे और नीच जहाँ भंग कब देखा देगा? गया एग्जॉल्टेड मून ना बड़ा पॉजिटिव माइंड देता है। वो छोटी मोटी एग्जॉल्टेड मून वाले छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होते। अब सन का डेबिलिटेशन का समझ नहीं आया था, तो सर बताएंगे, लेकिन एग्जॉल्टेड मून तो मैंने बहुत चार्ट पे देखा है कि मीन जिसका एग्जॉल्टेड मून होता है ना सर, उनका ना बहुत पक्के होते हैं, दे एक दफा डिसीजन लेते हैं एंड देन दे स्टिक टू दैट डिसीजन। इसमें बस दे एक वेरी कैच है स्ट्रॉन्ग। कल्पना जी, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली और मेरे को अच्छा याद दिलाया आपने। आपको ना चंद्रमा और सूर्य के साथ ना हमेशा राहु केतु को देखना है। एग्जॉल्टेड चंद्रमा के साथ अगर राहु कनेक्ट हो गया ना, ऐसा आदमी इतना ख्याली पुलाव बनाता है, इतना ख्याली पुलाव बनाता है, उसका एग्जीक्यूशन जीरो रहेगा, उसके पास आइडियाज दुनिया भर के रहेंगे। आप उसको, वो यहां से शुरू करता है कि मैं एक अंडा लूंगा, उस अंडे से मुर्गी निकलेगी, वो मुर्गी और अंडे देगी, वो फिर आमलेट बनेगा, फिर मेरी 1000 कार्ट हो जाएंगी, उस कार्ट से मैं डेयरी फार्म, मतलब वो वहां तक चला जाएगा, वो इतना भयानक। तो चंद्रमा और राहु या सूर्य और राहु ना, ये बहुत, एक सेकंड सर, गुड मॉर्निंग। ऐसे बंदे को मैं जानती भी हूँ। चंद्र और राहु चंद्र राहु का एकदम सही है, कॉम्बिनेशन है। ख्याली पुलाव। चंद्र राहु का हाँ, कॉम्बिनेशन है। बच्चा बच्चा है और मुझसे बात करता है और कहता है मैं तो ये करूंगा बड़े होके, वो करूंगा बड़े होके, बचपन का पता नहीं है, पढ़ाइयों का पता ही नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगा। लेकिन मैं उसका ऐसा कर लूंगा, वैसा कर चंद्रमा एग्जॉल्टेड है चारों।
सॉरी एग्जॉल्टेड नहीं है, लेकिन साथ में है। यस सर। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ ना राहु केतु को जरूर देखना है। तो अगर चंद्रमा और राहु मिल गए ना, तो ऐसे आदमी को मतलब इतना ख्याली पुलाव। और दूसरा, अपनी माँ के प्रति ना इतनी एक्सपेक्टेशन ऐसे आदमी को हो जाती है ना कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, मेरी माँ ने 2 लड्डू उसको दे दिए, 1.5 लड्डू मुझे दे दिया। माँ के प्रति वो आदमी इतना परेशान कर देगा अपनी माँ को कि माँ, उस दिन तुम बहुत सुंदर लग रही थी, आज तुमने खराब साड़ी, मेरी शादी में तुमने वो वाला लहंगा नहीं पहना, मेरे भाई, अरे वो माँ को कंपेयर कर करके मार देगा माँ को। यही केतु वाला जो होता है ना, केतु चंद्रमा, ये माँ की तरफ से बहुत डिजेक्टेड रहता है। ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी माँ ने। लेकिन राहु चंद्रमा वाला आप पूछना, ये अपनी माँ की इतनी कंप्लेंट करेगा, इतनी कंप्लेंट, क्योंकि उसकी राहु क्या एक्सपेक्टेशन है, किससे एक्सपेक्टेशन है उसको? चंद्रमा से। मम्मी तुम स्कूल जाती हो, सबकी मम्मियाँ अच्छी लिपस्टिक लगाती हैं, तुम अच्छी लिपस्टिक, कल से ना तुम मेरे स्कूल नहीं आओगी, और आओगी तो बन ठन के आओगी। वो अपनी माँ को ना अपनी बीवी की तरह रखने लगता है, अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से ना माँ को चलाता है। ये राहु चंद्र है। राहु, कल्पना मैम, आजकल ना मैंने काफी टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया राहु के ऊपर। 2-3 किताबें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि कुंडली में ना ये जो वो 99 पे सांप काटता है ना, सांप सीढ़ी के खेल में, या फिर वो 9 नंबर पे सीधा सीढ़ी मिलती है वो चढ़ा देता है, ये प्लेनेट 2 ही हैं बस, राहु केतु, जो पूरी की पूरी कुंडली आपकी घुमा देते हैं। अब आ जाओ आप सूर्य राहु पे। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। अब राहु ने क्या किया, पिता के ऊपर ग्रहण लगा दिया। इसको बोलते हैं क्लियर कट पितृदोष। राहु सूर्य इतना खतरनाक है कि ऐसे घरों में या तो बच्चे नहीं होते या फिर सिर्फ बेटियां होती हैं। ये खानदान ही खत्म कर देता है। ऐसे घरों में सिर्फ बेटी होती है सूर्य राहु, या फिर बच्चे होते ही नहीं, पितृदोष हो जाता है। बहुत अच्छी पितृ शांति करानी पड़ती है ऐसे घरों में। तो चंद्रमा और सूर्य को जब भी देखो ना, तो बाबा राहु को मत छोड़ो, क्योंकि राहु जब चंद्रमा या सूर्य को पकड़ लेता है ना, या केतु पकड़ लेता है, तो वो बहुत, अब जैसे मान लो अब के सूर्य या जैसे मान लो सूर्य हमारा दिग्बल होता है 10th हाउस में, ठीक है ना। तो अब एक डिक्टम बता रहा हूं मैं आपको, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सूर्य कहां पे है? लग्न का कारक है। 5th हाउस में सूर्य ऑलरेडी, मतलब अगर कालपुरुषी कुंडली में देखें तो 5th हाउस का वो लॉर्ड है, तो लग्न को खा जाएगा, 5th को खा जाएगा। और 10th हाउस का क्या है? वो दिग्बल होता है। वो 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है। आप कोई भी चार्ट देखना, मैं आपको एकदम खुला चैलेंज दे रहा हूँ, और अभी मैंने 20-25 चार्टों पे लगा के देख लिया, केतु सूर्य अगर एक साथ दिखाई देना, ऐसा आदमी अपनी प्रोफेशन में इतनी गलतियां करता है ना। जैसे मान लो प्रमोशन से ठीक पहले रिजाइन कर देगा, अगले महीने प्रमोशन होने वाली है, उसको जाके रेजिग्नेशन दे देगा, या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा जो उसको साइन नहीं करने देते, उसकी वजह से फंस जाएगा वो। केतु सूर्य आदमी। दूसरा, संतान के मामले में बहुत गलतियां करेगा वो। बच्चा कहेगा मुझे ये पढ़ना है, वो अपने संतान को फोर्स करेगा। ये इस पे हम आएंगे, ये कुछ ऐसे गोल्डन कॉम्बिनेशन है ना, ये अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि राहु केतु के साथ जब ये प्लैनेट्स बैठते हैं ना, तो वही मैं मतलब थोड़ा सा आज कंजंक्शन को टच कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को कंजंक्शन क्लियर हो जाए। कंजंक्शन क्लियर होने के बाद अगली क्लास में अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं कि राहु केतु विद ऑल प्लैनेट्स। क्योंकि मैंने ये समझा है, ये पूरी मतलब इस थ्योरी पे काम कर रहा हूं मैं। और जैसे मैंने बताया ना आपको, चंद्र राहु, आप देखना ऐसे चार्ट में, आपके किसी भी चार्ट में वो अपनी माँ की तरफ देखना, उसका संबंध कैसा रहेगा, पागल कर देगा अपने। वर्ड टू वर्ड सेम है। हमेशा कंप्लेन रहता है कि आप बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हो और मुझे उतना प्यार नहीं करते। रहेगा चंद्र राहु में, कंप्लेंट ही करता रहेगा वो। केतु चंद्र फिर भी ठीक है, वो माँ को छोड़ देगा, माँ जाओ, डिजेक्टेड फील कराता है केतु। खैर हम लोग बहुत जल्दी डिविएट हो जाते हैं, हम लोग कहाँ थे? हाँ, एक चार्ट बनाओ आप लोग एक्वेरियस का 11 नंबर का। ये मेरे को याद दिलाना प्लीज आप लोग, राहु केतु वाला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में जो चेंज करेगा ना, जो सांप सीढ़ी खिलाएगा, वो राहु केतु।
11 नंबर का चार्ट बना के ना आप वीनस को 8th हाउस में बिठा दो। बैठ गया वीनस। अब क्या स्थिति है वीनस की? डेबिलेट हो गया। डेबिलेटेड। कहाँ पे है डेबिलेटेड? 8th हाउस, 8th हाउस पे सर। और वेरी गुड। और कहाँ का लॉर्ड है? फोर्थ हाउस का, 9th हाउस। 4th and 9th। अब ये प्लैनेट जो है ना, मैं हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ अ डेबिलेटेड प्लैनेट सिट्स इन 3, 6 and 8 इट विल बिकम एन इमेंस, मतलब ब्यूटीफुल राजयोग। अब आप देखो ये वीनस जो है ना आपको धन से माला माल कर देगा, इतना धन दे देगा, क्योंकि राजयोग है तो धन ही देगा और क्या देगा आपको, मटेरियल सुख खूब सारा दे देगा। और कहां कहां से देगा? 4th and 9th। फोर्थ, लग्जरीज दे देगा। प्लैनेट भी वीनस जैसा है, ये बहुत अमेजिंग राजयोग है। बट अपने से 12th भी तो हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो हर चीज तो नहीं पकड़ोगे ना, उससे बड़ी वाली चीज काट देगी अपने आप को। अपने से 12th होने का मतलब क्या है कि 12th हाउस पे रिलेशनशिप काम में करेगा। रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये। और इसको नवमांशा में देख लेना है कि नवमांशा में वीनस की क्या हालत है। अगर नवमांशा में वीनस चौड़े में घूम रहा है तो आप बिंदास बोलोगे भाई तेरे तो मजे आने वाले। लेकिन यही जो छिछले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो वीनस जैसा प्लैनेट 8वें में देख लेंगे और आदमी का जीना हराम कर देंगे। भाई तू तो गया, तेरा वीनस 8 में बैठ गया, तेरी बीवी तो रहेगी नहीं, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वीनस कितना खूबसूरत रिजल्ट देगा आपको, इमेंस धन। इसमें बस इमेंस। बुध केंद्र में होना चाहिए, मतलब नीच भंग होना चाहिए, है ना? ये भी पॉइंट है ना? नहीं, नीच भंग क्यों होना नहीं, चाहिए? अच्छा नीच भंग का कोई मतलब ही नहीं, तो पहला सेकंड रूल है ना आपका। अच्छा चारू जी अच्छा, ठीक ऐसे है। मत हाँ करो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, सेकंड रूल है, नीच ठीक है। नीच भंग छोड़ दो आप अभी फिलहाल, नीच भंग इज थर्ड रूल। अभी हमने कहा है कि अगर कहीं का भी प्लैनेट डेबिलेट होके 3, 6, 8 में बैठ गया तो वो आपको एक्सीलेंट राजयोग दे देगा। सब सेक्शन क्या है कि उसकी प्लेसमेंट हमें नवांशा में भी चेक करनी है। ठीक है, करेक्ट। करेक्ट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नहीं। अब आप लोग बताओ कि इसको इसको धन कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा धन? वास्तु कंसल्टेशन। पहले आपको 8th हाउस के वो पकड़ने हैं जहां वो प्लैनेट बैठा है। बैठक जो है ना प्लैनेट की पोजीशन, वो बहुत स्ट्रांग, वो सबसे पहले वो उसको पकड़ो आप। तो हाँ जी कल्पना मैम, मैम म्यूट पे हैं शायद आप। मैन्युफैक्चरिंग से सर। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, बहुत इनहेरिटेंस बीन सडन गेन्स, हाँ, सडन यू नो, गेन्स, इनहेरिटेंस, वेरी गुड। ऑकल्ट, ऑकल्ट आल्सो। रिसर्च। महावीर जी बोलिए। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, वेरी गुड। टैक्सेशन, सर्जरी। अच्छा सॉरी, बड़ा अच्छा चीज याद आ गया मेरे को। चारू को तो मैंने ये चीज कई बार बताई है। वीनस और डॉक्टरी का ना बड़ा गहरा संबंध है, वीनस का और डॉक्टरी का। इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य को शिव जी ने ना एक मृत संजीवनी का वरदान दिया है। शुक्राचार्य के पास ये पावर है कि वो मरे हुए आदमी को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको वीनस 6, 8, 12 से संबंध बनाता हुआ दिखता है ना, तो ऐसे आदमी को मेडिकल लाइन में डालने का बड़ा अच्छा वो रहता है। वीनस जो है ना इज अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर मेडिकल साइंस, बिकॉज शुक्र के पास ऑलरेडी एक मृत संजीवनी है। तो बहुत सारी नर्सेज हैं, उनकी कुंडली में वीनस 12th हाउस 12th लॉर्ड के साथ संबंध बनाता हुआ दिखाई देता है। एक बार चारू जी और हमने बहुत सारे चार्ट स्टडी किए थे तो वो आया था, बैठा था। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया आपको? अब एक चार्ट आप और बना लो सिंह राशि का, 5 नंबर का। इसमें भी वीनस को आप बिठा दो 8th हाउस में।
वीनस इन 8th हाउस। हाँ, दो चार्ट हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चार्ट में वीनस 8th हाउस में है, लेकिन पहले चार्ट में हमने क्या देखा कि इसको अपार धन मिलेगा। अब इस चार्ट में मेरे को कौन बताएगा कि क्या होगा इस आदमी के साथ। अब जैसे आप लोग किसी को फोन करके पूछते हो ना, या किसी से पूछते हो भाई वीनस 8th में क्या रिजल्ट देगा, अब सामने वाला क्या उत्तर दे आपको जब तक आप पूरी कुंडली नहीं बताओगे। वीनस 8th में इज नो प्रिडिक्शन, इट्स अ जीरो प्रिडिक्शन until and unless you tell me that भैया वीनस उच्च का है कि नीच का। सेकंड कुंडली में वीनस क्या है, ऊंच का है। क्या करेगा वीनस इस आदमी के साथ, 8th हाउस की चीजें बढ़ा देगा। इसको घोड़ा बना देगा वो, मतलब इतना दर्द दे देगा, इतना दर्द दे देगा कि ये आदमी पागल हो जाएगा। इतनी स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशन, पेन, स्ट्रगल, बीमारी इतना बढ़ा देगा, क्योंकि उच्च का प्लैनेट 8th में जाके बैठ गया। मतलब डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, सब जो वीनस के कारक तत्व है ना, रिप्रोडक्टिव एरिया से संबंधित, बैठा भी वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही बैठा हुआ है। आपको एकदम मतलब सिफिलिस, एड्स, HIV, वीनस, ये सारे वीनस की बीमारी है, सब उठा के दे देगा। आपको कुछ लोग होते हैं ना जो 40, 42, 45 के बाद इम्पोटेंसी हो जाती है उनको, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सारी बीमारियां दे देगा उठा के। इतना खतरनाक है वीनस। अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर वो बता दो 8th हाउस में वीनस क्या रिजल्ट होगा। अरे भाई कैसे बता दूं यार, नहीं बता सकते हम 8th हाउस में वीनस, क्योंकि मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसमें सपोज जो स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर या जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी जैसे लॉर्डशिप वीनस की 3rd हाउस की है और 10th हाउस की है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना उनकी वजह से ही तो प्रॉब्लम होगा, मेन वो भी होगा, मतलब इन एडिशन टू अदर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल होगा। पहले जहां वीनस बैठा है ना उसको पकड़ो, क्योंकि केपी में भी हम सीखते हैं ना कि जो पोजीशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसका ऑक्यूपेंसी इंपॉर्टेंट है। तो जहां वीनस बैठा है 8th हाउस को पकड़ो पहले। 8th हाउस में जो जो एरियाज आते हैं, आपकी बॉडी के जो जो पार्ट्स आते हैं, सब में वाट लगने वाली है। अब आपको कितना क्लियर समझ में आया है कि एक डेबिलेटेड प्लैनेट कितना खूबसूरत होता है खराब हाउसेस में, 3, 6, 8 में। क्योंकि हमने क्या सीखा है क्लास के स्टार्टिंग में कि डेबिलेटेड प्लैनेट चीजों को कम करने की क्षमता रखता है और एक्सॉल्टेड प्लैनेट चीजों को बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे शुक्र ने क्या किया, 8th हाउस की चीजों को बढ़ा दिया, एक्सॉल्ट कर दिया, तो ये आदमी गया। इसी में हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे अपन गुरु की बात कर रहे थे स्टार्ट में, ये एक्सॉल्टेड में गुरु वीनस को एस्पेक्ट भी कर रहा होता, तो इस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता, बिकॉज गुरु इज एक्सपैंडिंग थिंग्स, कि गुरु के एस्पेक्ट की वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। नहीं, गुरु क्या है ना, अमृत छिड़कता है, तो वो 8th हाउस की चीजें बैलेंस करेगा, वो कम बैलेंस करेगा वो। और वही उधर 8th हाउस में बैठा होता तो प्रॉब्लम गुरु ज्यादा देता। हाँ, बिल्कुल और ज्यादा दे देता वो तो, ध्यान। अब आप समझ पा रहे हो ना कि कितना, मतलब आपको कोई भी प्रिडिक्शन देने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि मेरे 8th हाउस में वीनस है, मत बोलो कुछ, आप बोलो भाई पूरा चार्ट भेज मेरे को, मैं आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। तो ये जो हम लोग भी क्या करते हैं, नेट पे ढूंढते हैं जुपिटर इन 3rd हाउस क्या रिजल्ट देगा। अरे कुछ नहीं रिजल्ट देगा जब तक आप ओवरऑल चार्ट नहीं समझो। सर अगर इसके साथ अगर मरकरी बैठा हो तो वो मरकरी का नीच भंग होगा। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जो वीनस के पीरियड में इसको प्रॉब्लम आएगी, बट मरकरी का पीरियड इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, आपने पूरी स्टोरी बदल दी कल्पना जी, पूरी की पूरी स्टोरी पलट गई। क्यों पलट गई? अच्छा, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, क्लास के एंड तक इसको लेके चलते हैं, क्योंकि अब आपने भी कंजंक्शन नहीं पढ़ा। जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे ना तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। यही वीनस जो है ना वो कमाल के रिजल्ट देने लग जाएगा। इतना मैं कह रहा हूं ना, कितने लेवल पे आपको कॉशियस रहना है ना प्रिडिक्शन देने से पहले। कि ये कल्पना जी, आप एग्जांपल याद रखना, क्लास के एंड में जरूर पूछना, क्योंकि क्लास के एंड में मैं थोड़ा सा 10 मिनट कंजंक्शन को टच करूंगा, तो आप इमीडिएट समझ जाओगे कि ये वीनस लेवल 3 पे जाके ना कमाल कर देगा। ये वीनस अल्टीमेटली, ये वीनस बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर प्रोवाइडेड कि उसी हाउस में मरकरी भी बैठा है, मरकरी का नीच भंग हो गया तो। गुड क्वेश्चन कल्पना जी। नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सोचते हो। आप लोग क्या है ना, मतलब जैसे ऑडिटोरियम में गमले रख देते हैं ना, कि उनका कोई इमोशन नहीं है, वो सोचते ही नहीं है,
जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग सोच रहे हो, अच्छा लगता है मेरे को कि आपने एक सोचा ना कि हाँ मैंने मरकरी बिठा दिया तो क्या होगा. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इट हैज गॉट अ ब्यूटीफुल आंसर. तो अब हमारी सारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी. यही वीनस अभी हम क्या बोल रहे हैं, बहुत खराब रिजल्ट देगा, 8th हाउस को तोड़ देगा. लेकिन यहीं पे जब मरकरी आ गया ना 12 मतलब 12वीं राशि में, मरकरी उच्च का हो गया, वीनस नीच का हो गया, नीच भंग हो गया, वीनस एकदम उल्टे रिजल्ट दे देगा. मरकरी खराब रिजल्ट देने लगेगा. मरकरी के पीरियड में मरोगे, वीनस के पीरियड में बचोगे. ये अभी अभी हम समझेंगे, आज ही की क्लास में समझेंगे ये. ठीक है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल. चलो एक हम तुला राशि का चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि तुला राशि ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है ना, इसमें आप बना लो. अभी हमने जो स्टडी किया ना उसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं. तुला राशि के 2 चार्ट एक साथ बना लेना, साइड बाय साइड. एक चार्ट में, केस 1 वाले चार्ट में जुपिटर को 4th हाउस में बिठा दो, और दूसरे चार्ट में जुपिटर को 10th हाउस में बिठा दो आप. हो गया. अब आप लोग बताइए केस 1 में क्या होगा इस आदमी के साथ. पहले तो दोनों केसेस में ना जुपिटर का संबंध 10th हाउस से बन रहा है. ये आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो. पहले केस में दृष्टि से बन रहा है, दूसरे केस में तो बैठा ही 10th हाउस में. ठीक है, तो अभी हम फोकस सिर्फ 10th हाउस पे करेंगे इस एग्जाम्पल को समझने के लिए. पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों ही केस में जुपिटर तुला राशि में बहुत खराब प्लैनेट है. क्यों खराब है? 3-6 थर्ड और सिक्स का लॉर्ड लॉर्ड रिषड आय लॉर्ड. पहले केस में क्या है, जुपिटर 4th हाउस में बैठा है. कैसा बन के बैठा है? डेबिलिटेट डेबिलेट होके बैठा हुआ है. अब डेबिलेटेड जुपिटर क्या कर रहा है? 3rd हाउस क्या है हमारे? एफर्ट्स मेहनत. और 6th हाउस क्या है? चैलेंज. तो डेबिलेटेड जुपिटर ने क्या किया केस 1 में? आपकी मेहनत कम कर दी, आपके चैलेंजेस को खत्म कर दिया, और प्रोफेशन में जो आपको स्टेटस मिलने वाला है, जो तरक्की मिलने वाली है, वो आपको बहुत आसानी से दे दी उसने, डेबिलेटेड जुपिटर ने. अब इसकी एक अलग प्रेडिक्शन बनेगी कि वो 4th हाउस में डेबिलेट होके बैठा है तो वहां पे कुछ डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, घर की शांति वांति. लेकिन अभी हम 10th हाउस पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है ना. 10th हाउस का में जुपिटर क्या करेगा? आपको खूब सारे बिना एफर्ट्स के, बिना चैलेंजेस के आपको 10th हाउस में सक्सेसफुल बना देगा. करेक्ट. अब आप दूसरे केस में आ जाओ. 3rd और 6th का लॉर्ड केस 2 में उच्च का होके 10th हाउस में बैठ गया. क्या करेगा? सब बढ़ा देगा. एफर्ट्स और सब बढ़ा देगा. वेरी गुड. ये दुश्मन को लाइन बढ़ा बहुत देगा. इंपॉर्टेंट है. सब बढ़ा देगा. क्या बढ़ा देगा? एफर्ट्स बढ़ा देगा और आपके चैलेंजेस बढ़ा देगा. और यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन ही नहीं होता, बॉस मेरी तरफ देखता ही नहीं है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं तो सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या मेरे काम टाइम पे पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. ये रिजल्ट है. इसको आप लोग 1 मिनट समझो कि उच्च का जुपिटर आपको कैसे तोड़ता है. पर दोनों केसेस में फर्क क्या है कि फर्स्ट केस 1 में उसका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब रहेगा, केस 2 में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा. दृष्टि पड़ रही है. दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है ना. और फर्स्ट केस में नीच का होके वो बैठा हुआ है. तो दोनों केस में बस ये फर्क आएगा. पर अगर हम इसको, इस एग्जाम्पल को सिर्फ प्रोफेशन भाव से समझ रहे हैं तो ये ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा केस 2 में, केस 1 में सॉरी. और केस 2 में क्या करेगा? ये बहुत परेशान कर देगा. क्लियर है?
अच्छा, सपोज अगर इसमें ना ऊंच का होता ना नीच का होता, सपोज ये 7th हाउस में होता, तो सपोज फिर तो 7th हाउस, नॉर्म जो खराब करना है वो करेगा ही, बिकॉज 7th हाउस हमारा केंद्र का हाउस है। नहीं, मतलब फिर अगर उच्च, सेवंथ में जुपिटर होता तो फिर हम ये हम इस स्टडी से कुछ और बात कर रहे हैं, फिर हाँ डेबिलेशन की नहीं, तो हम बात ही हाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ना डेबिलिटेशन और ना एक्सॉल्टेड, दोनों में से कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल प्लेसमेंट केंद्र के हाउस में हो, तो त्रिचढ़ाया का केंद्र में आ गया तो असर आएगा ना, 3-6 का हाँ लॉर्ड बिल्कुल होकर आएगा, 7th में खराब बैठा है, करेगा, 7th को खराब करेगा। खराब करेक्ट, शादीशुदा जिंदगी ले बीतेगा वो। हाँ करेक्ट। पति और पत्नी के बीच में मानसिक तनाव पैदा कर देगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है, मार्स नहीं है। मार्स होगा तो थप्पड़बाजी होगी, जुपिटर होगा तो अरे यार, मतलब हस्बैंड दिमाग में ही सोच रहा है वाइफ के लिए नेगेटिव, और वाइफ एक्सपेक्टेशन लेवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे यहाँ होली में गुजिया बनती थी, तुम्हारे यहाँ तो तुम तो बनाती नहीं हो गुजिया, ऐसी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। मेरी माँ तो अकेले 20 लोग को खाना खिला देती है, तुम्हारे और यहाँ 2 लोग आ जाए तो तुम परेशान हो जाती हो। वाइफ के चार्ट में होगा हस- तो सर और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर कारक भी हो जाएगा हस्बैंड का। एकदम हो जाएगा। और दूसरा, हस्बैंड बड़ा पढ़ाकू किस्म का है, वाइफ बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है, या वाइफ बड़ी पढ़ाकू किस्म की, हस्बैंड दिन भर टीवी देखता रहता है, तो वाइफ कहती है यार कुछ किताबें भी पढ़ लिया करो, मतलब जुपिटर जैसी लड़ाई होगी। दूसरा, 7th हाउस में क्या होगा, जैसे जिसके भी चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में बैठ गया, एक पार्टनर सेक्सुअली कम इंटरेस्टेड हो जाता है, वो बड़ा, उसको कोई मतलब नहीं। अगर हाँ दूसरा पार्टनर बड़ा अच्छा हो तो ये भी प्रॉब्लम है कि भैया, तो ऐसी लेकिन जुपिटर ऐसी प्रॉब्लम देगा। मार्स बैठ गया, सैटर्न बैठ गया तो ज्यादा घातक है। ठीक है जी, तो ये आपने कर लिया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक मेष राशि के 2 चार्ट बना लो आप। एक में मरकरी बिठा दो 6th हाउस में, और एक में मरकरी बिठा दो 12th हाउस में। कौन से लग्न, मेष का है ना? मेष, दोनों चार्ट मेष के बना लो। अच्छा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे चार्ट्स 6th हाउस से रिलेटेड आएंगे। मेरा बच्चा मेडिकल एंट्रेंस में जा रहा है, मेरा बच्चा आईआईटी में जा रहा है, तो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा क्या पूरा ही कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। हाँ, बुध को कहाँ बिठाना है? फर्स्ट चार्ट में 6th हाउस में बिठा दो, और सेकंड चार्ट में आप बिठा दो 12th हाउस में। बताओ जी, पहले चार्ट की प्रेडिक्शन बताओ। फर्स्ट चार्ट में जुपिटर जो है वो 6th हाउस में बैठा है। मरकरी कैसी, हाँ, मरकरी कैसी, यहाँ से ये डेप्लीकेट कैसी कर रहा है, मरकरी 6th हाउस में नहीं डेप्लीकेट कर रहा है। नहीं, मरकरी Exalt एक्सॉल्ट कर रहा है। सॉरी, मरकरी एक्सॉल्ट कर रहा है, या मरकरी हाँ। एक्सॉल्ट कर रहा है सर। तो ये इस चार्ट के लिए हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा लॉर्ड कहाँ का हो गया ये? एफर्ट्स को बढ़ा देगा। लेकिन सर त्रिशराय का लॉर्ड त्रिशराय में लेकिन भी है, अपने और घर exalted में ही भी है, बैठा है अच्छा सर। होगा ना। सर ये बैठा भी हाँ, अपने घर बहुत पे बढ़िया। है। हाँ, अपने घर हाँ, में बैठा है, और 3-6 का लॉर्ड होके तो सर इतना खराब नहीं करेगा, बिकॉज ये बहुत अपने बढ़िया। ओन हाउस में है। ठीक है। अच्छा, दूसरे चार्ट में क्या है, मरकरी डेबिलिटेट कर रहा है सर। दोनों में अच्छा ही रहेगा, बिकॉज वो 12th हाउस का लॉर्ड है। हाँ, दूसरे चार्ट में 3 और 6 का लॉर्ड जाके 12th में बैठ 12th गया में बैठ गया डेबिलेट तो होके, भी अच्छा। तो हमारा रूल नंबर 2 लग गया कि 3 और 6 का लॉर्ड, या नहीं, रूल नंबर 1 लग गया, 3 और 6 का लॉर्ड डेबिलेट होके 12th में बैठ गया। तो सेकंड चार्ट में ये व्यक्ति बहुत सारा धन कमाएगा अगर ये क्या करेगा, 12th हाउस के काम करेगा, फॉरेन कंट्री में काम करे, कुछ हॉस्पिटल से संबंधित काम करे। सेकंड चार्ट में हमको क्लियर है क्या करेगा, मरकरी बहुत सारा पैसा दे देगा, बिकॉज डेबिलेशन के रूल के हिसाब से 3, 6, 8 का लॉर्ड डेबिलेट होके कहीं भी बैठ जाए
वो एक्सीलेंट राजयोग बनाता है, प्रोवाइडेड नवमांशा में उसकी पोजीशन अच्छी हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नवमांशा में पोजीशन अच्छी है। ठीक है, सेकंड केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? क्लियर है? अब फर्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमने ये केस लिया है? क्योंकि एग्जॉल्टेड मर्करी जब छठे घर में बैठेगा ना, तो दिस बिकम्स वेरी गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपके अंदर कंपटीशन से लड़ने की भावना को ये बढ़ा देगा। दिस मर्करी विल बी गिविंग यू ऑल sorts of troubles, but if this child or this person is going through a competitive exam or preparing for a competition, this Mercury will be excellent for him. क्योंकि 6th हाउस में जब उच्च का प्लैनेट बैठ जाता है तो वो उस आदमी को कंपटीशन से निकालने वाली जो एप्टीट्यूड होता है वो बढ़ा देता है। सिर्फ कंपटीशन की बात हम कर रहे हैं, बाकी चीजों में ये प्लैनेट खराब करेगा, बाकी चीजों में दिक्कत करेगा, बट जो कंपटीशन वाले एंगल में ये एक्सीलेंट है। ये अगर आपके पास ऐसा चार्ट आता है और बच्चे की मरकरी की अंतरदशा चल रही है, आप ठोक के बोल दो कि हाँ ये कंपटीशन निकाल देगा, इसको तैयारी कराओ। 6th हाउस की जो बाकी चीजें हैं ना, रोग रिपू ऋण, वहां पे तकलीफ देगा वो, लेकिन कंपटीशन जो 6th हाउस का है उसमें ये एक्सीलेंट काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 6th हाउस के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, और किसी हाउस के लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ 6th हाउस के लिए। आपके पास बहुत से चार्ट आते होंगे, 12th में बच्चा पढ़ रहा है, आगे वो IIT करना चाहते हैं, आपको क्या करना है? आपको 6th हाउस 6th लॉर्ड को चेक करना है। इस केस में 6th हाउस में स्वराशि होके उच्च का मरकरी बैठा हुआ है। दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहां पे आपको ट्रिक में नहीं आ जाना कि यार ये तो मरकरी उच्च का होके छठे घर में बैठ गया तो खराब कर देगा। नहीं खराब करेगा। खराब क्या करेगा? बाकी चीजें खराब करेगा, लेकिन जैसे ऐसा आदमी लोन लेने जाएगा तो क्या होगा? 10 लाख सोच के जाएगा, 20 लाख लोन लेके आ जाएगा। एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे थोड़ा पाने के लिए भी, बिकॉज नहीं एफर्ट्स नहीं, उसका लोन बहुत सारा मिल जाएगा उसको, वो औकात से ज्यादा लोन ले लेगा, वो इसमें परेशान रहेगा। अच्छा। लेकिन लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन लोन लोन चुकाने में जरूरत से problem ज्यादा ले आने लेगा, लग जाएगी। मानसिक तनाव बढ़ा देगा अपना वो। स्पेसिफिकली दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चारू जी के पास अब जब चार्ट आए ना, तो चारू जी 6th हाउस को आपको ऐसे देखना है। यही चार्ट में अगर मार्स मंगल जो है वो डेबिलेट हो जाता फर्स्ट चार्ट में, मंगल ठीक है, तो लग्न जैसे लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड है वो डेबिलेट हो गया, अच्छा है, लेकिन लग्न लॉर्ड भी है, तो हाँ एक बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा आदमी को, लग्न लॉर्ड जब डेबिलेट हो जाएगा तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी करता है, पर अदरवाइज सेकंड प्रिंसिपल से डेबिलेटेड प्लैनेट जहां जाके बैठेगा उस हाउस के रिलेशन में अच्छा काम करेगा। ओवरऑल पर्सनालिटी में थोड़ा इशू होगा, बट जहां वो डेबिलेटेड प्लैनेट जाके मार्स बैठेगा ना, उस हाउस में उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली अरे लग्न आप लॉर्ड मंगल ही डेबिलेट हो गया, एफर्ट नहीं डालेगा, प्लस 8th हाउस का लॉर्ड है, स्ट्रगल वैसे ही खत्म हो गया, खत्म कर ही देगा, इज तो लाइक ये नॉट अच्छा एक्टिव कॉम्बिनेशन एट है। ऑल। बिल्कुल। अब जैसे हम पूरे दिन में सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही कोई कोई दिन हमारा खुशी खुशी स्टार्ट होता है, फिर खुशी के बाद मम्मी से डांट पड़ती है या हस्बैंड से कुछ झगड़ा हो जाता है, फिर कोई फ्रेंड आ जाता है, फिर हम मुस्कुराने लगते हैं, फिर हमारा बच्चा हमसे कुछ आर्ग्यूमेंट करता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर शाम को वही बच्चा आके बोलता है मम्मी सॉरी, तो हम फिर खुश हो जाते हैं, फिर पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा होता है, हमें फिर टेंशन हो जाती है, टीवी खराब हो जाता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर वो टीवी रिपेयर भी हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो हमारे एक दिन की लाइफ में ना, हम बहुत सारे इमोशन से होके गुजरता है। तभी तो हर 2 घंटे में लग्न बदलता रहता है, आपका ट्रांजिट ऐसे चलता रहता है। पूरा दिन आपका, कोई भी बोल दे मेरे को पूरा दिन एक जैसा रहा। किसी दिन आपको सुबह बड़ी अच्छी भूख लगती है, आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हो, किसी दिन आप सुबह सोचते हो यार भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना हुआ है, आज मेरा खाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो मतलब इसी तरह हमारे चार्ट में भी होता है। लग्न लॉर्ड कमजोर हो गया, पर दूसरी चीज क्या अच्छी हो गई कि मतलब 3, 6, 8 का प्लैनेट डेबिलेट हो गया, तो मेरी स्ट्रगल्स कम हो गई। तो हर चीज को ना, अब आप क्या करो, अब आपको कई लेवल्स मिल गए हैं। पहले हम कहाँ थे, जुपिटर इन 7th हाउस, क्या प्रेडिक्शन बन रही है, बन गई, बहुत अच्छी शादी चलेगी। अरे भैया कहाँ से चलेगी,
और सेकंड लेवल पे गए, पता लगा मतलब चलो शादी बहुत अच्छी चल रही है पर पति इंटरेस्टेड ही नहीं है, पति बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, वो ज्यादा ही धार्मिक हो गया, अगली नई प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने थर्ड लेवल पे देखा कि अच्छा लॉर्डशिप कहाँ की है, लो भैया तुला राशि में तो और खराब हो गया। तो अब हम जितने लेवल्स पे जाते जा रहे हैं ना, तो प्रिडिक्शन हमें क्या करना है कि हर लेवल को खोलते खोलते, प्याज होता है ना अनियन, सारी लेयर खोल के लास्ट में वो निकालना है, अच्छा ये है भाई तेरी असली प्रिडिक्शन। तो फटाफट एस्ट्रोलॉजर मत बनो, आप टाइम लो, बोलो भाई मैं 2 दिन बाद बताऊंगी, आज मेरे से मत पूछो, आज मेरा चंद्रमा अष्टम से जा रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं खुद ही टेंशन में हूं, तुमको क्या बताऊंगी। अपना ट्रांजिट भी चेक किया करो ना, मेरा चंद्रमा कहां से जा रहा है आज। तो आज मेरा चंद्रमा ही अष्टम में, तो मैं तो गया, मेरे से प्रिडिक्शन होगी ही नहीं होगी। आज मेरा मंगल 4th हाउस से, मतलब 4th हाउस में आजकल मंगल 2.5-3 महीने 45 डेज का ट्रांजिट रहता है, तो पता मंगल का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में, आप लिख के ले लो, आपके घर में कुछ ना कुछ खिटपिट हो ही रही है। या तो बच्चे को आप पीट रहे हो, या पतिदेव आपसे लड़ रहे हैं, या आपकी इन लॉज से लड़ाई चल रही, कुछ ना कुछ बहसाबाजी, या कुछ नहीं होगा तो वो जो गाड़ी साफ करने वाला उसी से बहस चल रही है आपकी। 4th हाउस में मंगल का ट्रांजिट, अभी मैंने 3-4 चार्ट देखे, वो हंस के पागल हो गए। मैंने बताया, कह रहे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो एक तो बहुत छोटी बात थी, वो बता रही थी मुझे कि एक अमूल का बटर होता है और एक दूसरा बटर होता है ना जिसमें फैट कम होता है, उसको कौन सा बटर बोलते हैं? क्या? कोई बटर, लाइट ब्रिटानिया लाइट और समथिंग लाइक दैट। ब्रिटानिया लाइट, हाँ। तो वो बहू गई बेचारी, उसने कहा मेरी सासू माँ का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है और बटर खाने की शौकीन है, तो वो जाके ब्रिटानिया लाइट ले आई। अब उस 4th हाउस में मंगल का ट्रांजिट चल रहा है उनके, है ना। अब वो सासू माँ ने वो ब्रिटानिया लाइट देखा, और पहले अच्छा हस्बैंड कहीं बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, हस्बैंड को जाके उसकी माँ ने फोन कर दिया कि मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है कि तुम्हारी बहू मेरे को अमूल का बटर न खिला के ब्रिटानिया लाइट खिला। अब देखो बहू क्या सोच रही थी कि मम्मी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और एक्चुअली में रिजल्ट क्या हुआ। अब हस्बैंड उसको, बहू को फोन पे, क्या करती हो तुम मेरी माँ को, तुम ऐसे, अरे भैया। तो ये कमाल है एस्ट्रोलॉजी। अब देखो आपका अभी मंगल का ट्रांजिट 13 जनवरी तक मंगल रेट्रोग्रेड है। मंगल आपको आसमान में भी ना बहुत नजदीक में दिख जाएगा आपको। मंगल रेट्रोग्रेड हमने क्या समझा था कि वो प्लैनेट अर्थ के बहुत पास है। आप लोग घर के बाहर निकला करो तो आसमान देखना शुरू करो, आपको मंगल यूं ही दिखाई देगा, रेड प्लैनेट बहुत चमकेगा अभी, क्योंकि 13 जनवरी तक वो अर्थ के बिल्कुल पास में। ऐसे थोड़ी ना कि बैठ गए रेट्रोग्रेड सुन के, अरे भाई रेट्रोग्रेड का मतलब कि वो प्लैनेट आपको नेकेड आई से दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है आजकल, मैं रोज देखता हूँ मंगल को, चंद्रमा के ऐसे ऊपर होता है, वीनस उसके बिल्कुल सामने होता है, मंगल के एकदम सामने वीनस दिखाई आएगा। देगा। रेट्रो है तो 100% इम्पैक्ट, मैं कह रहा हूँ रेट्रो है तो 100% इम्पैक्ट आएगा जिस रेट्रो है हाउस तो में और रेट्रो हो रहा है। हाँ, और 4th हाउस को बढ़िया इंपैक्ट दे रहा है। अच्छा और क्या करेगा, घर में कंस्ट्रक्शन भी करा देगा मंगल। 4th हाउस के काम है ना कुछ टेक्निकल, कुछ आप 4th हाउस इज, मार्स इज ऑल अबाउट टेक्निकल थिंग्स। आप नए गैजेट्स भी खरीद के लाओगे अपने घर में। मिक्सी अच्छी चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक और मिक्सी खरीद ली सुजाता की, ये बहुत अच्छी चलती है, इसमें जूस अच्छा निकलता है। अरे 2 मिक्सी, हस्बैंड लड़ रहे हैं, लड़ेंगे क्यों, क्योंकि मंगल 4th हाउस से टेक्निकल है, आप एक और मिक्सी उठा लाओगे, दोनों चीजें होंगी। आपकी मिक्सी लाने पे लड़ाई चल रही है, हस्बैंड कह रहे हैं तुम बहुत फिजूल खर्ची करती हो, उठा ले फालतू में मिक्सी, लेकिन आपके दिमाग में तो मंगल खेल रहा है ना कि नहीं नहीं मेरे को थोड़ा अपनी मिक्सी को एडवांस करना है, मेरे को सुजाता की मिक्सी चाहिए, है ना। तो ये खूबसूरती, आप एस्ट्रोलॉजी लगाओ लोगों की लाइफ से, मतलब आप बताओ लोगों को, वो कभी कोई नहीं बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हो, सही बोलेंगे बिल्कुल आप। जिस दिन चंद्रमा 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो ना आपके, आप उन दिनों कुंडलियां मत देखो, बहुत उल्टी सीधी प्रेडिक्शन करोगे। चंद्रमा की सबसे खराब प्लेसमेंट 8वें घर में, बाल अरिष्ट योग है, वो दिमाग में अरिष्ट कर देता है, वो अरेस्ट हो जाता है चंद्रमा। 8th हाउस क्या पाताल है, वहां जाके चंद्रमा एकदम खत्म हो जाता है, इमोशन की वाट लगा देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन? अब इसको आप खुद के एग्जांपल्स भी बना के कर सकते हो कि कैसे। अच्छा विकास जी ने ज्वाइन किया बहुत दिनों बाद। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हमारा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, और नीच में जो तीसरा रूल है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता है। अब
किसी को नहीं पता है तो उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिस दिन मैंने नीच भंग पढ़ाया था ना, उसके बाद से आज तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तभी नहीं पता। और चारू जी को, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी, 1 बार 2 बार 3 बार, छठे बार में चारू जी को पकड़ में आया कि छठे बार में मैंने बताया कि चारू नीच भंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बार बार स्टडी करो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं परिवर्तन योग, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कंजंक्शन को टच करूंगा। ठीक है, बड़े ध्यान से हम आज से कंजंक्शन की यात्रा शुरू करेंगे, और कंजंक्शन हमारा 2 या 3 क्लासेस में चलेगा। ठीक है ना, कंजंक्शंस को हम अगले 2-3 क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना कैरियर है, मैरिज है, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर पढ़ेंगे, मैरिज पढ़ेंगे, और फिर हम लोग रेमेडीज पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर क्लास को विराम देंगे। तो अभी हमारे पास अब इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। ठीक है ना। कल्पना जी, एक एडवाइस, जब आपका बच्चा दुबई जा रहा था, आपने अपने बच्चे को एक एडवाइस क्या दी होगी? या जब आपका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा था, या चारू जी ने अपने बच्चे को एक एक सिंगल एडवाइस जो माएँ हमेशा देती हैं, वो क्या होती है? सर मैं तो जब बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा था तो मेरी फर्स्ट उसको यही थी कि बी इन अ गुड कंपनी, जो कंपनी का अपना बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल, हाँ, मुझे पता है कि हर माँ यही मदर एडवाइस देगी। और अपने लाइक साम दाम दंड भेद सब मिला बुलो के कि टाइम अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का भी लगा दिया था कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अगर तुम कोई और गलती करेगा तुम फंसोगे, मीन्स ऑल दोज थिंग्स, बट आई बेसिकली आई वाज मोर वरीड अबाउट द कंपनी। बिल्कुल। हाँ, चारू जी, आपके बच्चे जब बाहर गए तो आपने भी यही बोला होगा ना कि बेटा कुछ भी करना, बट थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स का सर्कल ध्यान रखना, कि तुम किस संगत में हो ना, इसका बहुत ध्यान रखना। खुशबू जी, यही आपकी मदर ने भी यही बोला होगा कि बेटा गलत गलत बच्चों के साथ या गलत लोगों के साथ संगत मत करना। ठीक है ना। Yeah. पराशर ऋषि ने भी यही बोला है कि प्लैनेट्स जो है ना, बहुत गंदी आदत होती है उनके अंदर। प्लैनेट्स क्या करते हैं कि अपनी चीज दूसरे को दे देते हैं और दूसरे की चीज खुद ले लेते हैं। प्लैनेट्स, जब 2 प्लैनेट साथ में बैठते हैं ना, तो वो एक दूसरे की क्वालिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको कोई हरे कृष्णा वाला लड़का मिलेगा ना, तो आप क्या करोगे, उससे हरे कृष्णा सीख लोगे, और जो सिगरेट पीने वाला लड़का है ना, वो कोशिश करेगा कि मैं सिगरेट पीना सिखा दूं उसको। मेरे कॉलेज में तो लड़के, मतलब आई यूज्ड टू स्मोक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे ये बोलते थे कि बड़ी मीठी लगती है, पी के देख। तो हम ऐसे पीते थे, तो मीठी तो क्या ही लगती थी, लेकिन धीरे धीरे पड़ गई आदत। तो संगत ही कंजंक्शन है। कंजंक्शन का कोई मतलब नहीं है। एक प्लैनेट अपना पूरा इफेक्ट दूसरे प्लैनेट को दे देता है, और दूसरा प्लैनेट अपना पूरा इफेक्ट पहले प्लैनेट को दे देता है। दिस इज कंजंक्शन। जो मेरे पास है वो तू ले ले, और जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। दिस इज कंजंक्शन। क्लियर है ये चीज? मैं आपको ना एक आध चलो ये एक चार्ट बना लो आप लोग मेष राशि का। और 4th हाउस में आप मरकरी को और जुपिटर को बिठा दो।
दोबारा एक बार रिपीट कर देना प्लीज। मेष है ना, मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट बना के ना, हाँ, और कहाँ बिठाना है? 4th हाउस में मरकरी और जुपिटर को बिठा दो। हो गया? मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 3 6 जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 9 12 9 12। अब ये बताओ, मरकरी ज्यादा खराब है या जुपिटर ज्यादा खराब है इस चार्ट में? मर्क्यूरी पहले नॉर्मल बताना लॉर्डशिप के हिसाब से, अभी कंजंक्शन का रूल मत अप्लाई करो। इस चार्ट में त्रिशडाय लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी मरकरी। मरकरी, और जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 9 और 12 का। 9th and 12th हाउस, इस चार्ट में ज्यादा खतरनाक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी। लेकिन जैसे ही कंजंक्शन का रूल अप्लाई हुआ, मरकरी ने अपना सारा कचरा किसको दे दिया? जुपिटर। और जुपिटर ने अपना सारा अच्छी चीज किसको दे दी? मर्क्यूरी ये आदमी जुपिटर के पीरियड में पिटेगा या मरकरी के पीरियड में पिटेगा? जुपिटर ये कंजंक्शन है। अच्छा, एक बात पूछो, जैसे हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज कर, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कहा जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तो मतलब लेकिन जो उसके पास थोड़ा बहुत जो है वो उसका भी तो इम्पैक्ट रहेगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया ना, प्रभाव आ गया ना, एक्सचेंज में क्या बचा उसके पास? हाँ मतलब संगत इसका खराब होगी मतलब, ना उसकी। अच्छा, अब ये है ना कि भाई खाने में बहुत सारी चीजें हैं, मिर्ची वाला खाना भी है और मीठा खाना भी है, तो अगर हम मिर्ची खा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मीठा भी तो अपने पास रखा है ना, या हमने पूरा ही मिर्ची का ले लिया, मेरा कहने का हाँ मतलब। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, बट कंजंक्शन में जुपिटर विल बिहेव लाइक मरकरी एंड मरकरी विल बिहेव लाइक जुपिटर। अभी चार्ट करेंगे, आप देखोगे, मतलब आप पागल हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इस पीरियड में पिटा कैसे। मरकरी का पीरियड सुपर्ब गुजरेगा और जुपिटर का पीरियड बहुत खराब गुजरेगा। अब उस चार्ट पे आ जाओ जो कल्पना जी ने क्वेश्चन पूछा था। कल्पना जी ने क्या, कौन सा चार्ट था वो कल्पना जी? आपने बोला था कि सर तुला लगन की कुंडली में 8 6th, तुला लगन की कुंडली में हाँ 6th हाउस में वीनस एंड मरकरी कंजंक्ट। 6th हाउस में वीनस एंड मरकरी। हाँ बना लो, चार्ट बना लो, ये वाला दोबारा से बना लो। लियो वाला ना, हाँ? लियो नहीं, का तुला राशि का चार्ट था। कहाँ तुला पे राशि किसको का, बिठाना है? तुला राशि के चार्ट में हमने 6th में बिठाया था ना वीनस को। आपने अभी एक चार्ट बनाया था ना तुला राशि का। हाँ वो सर लियो का था, मेरे गलती से हाँ तुला बोल Sorry, दिया। तुला लियो, तुला लियो, में लियो। 6th में, तुला में 6th में बिठा दीजिए तो वही वर्ड बनेगी। तुला में 6 में वीनस एंड मरकरी, वही नीच उसका वीनस नहीं, लियो का ही ले लेते हैं, लियो का ही ले लेते हैं। 8th हाउस में हमने वीनस को बिठाया था, और यहीं पे कल्पना जी ने क्वेश्चन, अब एक लियो का चार्ट बना लो, सारे चार्ट मिटा दो, 5 नंबर का चार्ट बना के 8th हाउस में वीनस और मरकरी दोनों को बिठा दो आप। ठीक है, इसमें हमने इसमें क्या कहा था कि वीनस उच्च का हो गया, 8th में बैठ गया, आदमी की वाट लगा देगा, ये यही बोला था। ठीक है, अब इसके साथ मरकरी बैठ गया है, मरकरी नीच का होके बैठ गया है। ठीक है ना, मरकरी नीच का होके 8th में बैठ गया, अच्छे रिजल्ट देगा, मरकरी अच्छे रिजल्ट देगा।
मरकरी के पीरियड में अच्छे रिजल्ट आएंगे, वीनस के पीरियड में खराब रिजल्ट आएंगे। करेक्ट? करेक्ट है नहीं है? वीनस उच्च का होके बैठेगा तो बहुत खराब रिजल्ट देगा, मरकरी नीच का डेबिलेट होके बैठ गया अच्छे रिजल्ट देगा। अब इनमें कंजंक्शन लग गई है। कंजंक्शन लगने से क्या हो गया? वीनस कहाँ का लॉर्ड है? थर्ड हाउस और 10th हाउस का। थर्ड हाउस का और 10th हाउस का। और मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड हाउस 211 का। 211 211। तो मरकरी वीनस को 211 के इफेक्ट देगा और वीनस मरकरी को क्या देगा? थर्ड और 10th के इफेक्ट देगा। तो यहां पे कंजंक्शन रूल अप्लाई होने के बाद वीनस और मरकरी के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। अभी इसके डीप में मत जाओ, हम आएंगे। मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई प्लैनेट आपको दिख रहा है खराब होता हुआ, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा प्लैनेट ना उसके साथ कंजंक्ट हो जाता है, वो प्लैनेट बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। ठीक है ना? जैसे हमने जो अभी एग्जांपल लिया मेष राशि में 4th हाउस में आपने क्या बिठा दिया है? मरकरी और जुपिटर। ठीक है ना? कौन सा प्लैनेट ज्यादा खराब हो गया है यहाँ पे? अब जुपिटर खराब हो गया। जुपिटर खराब हो गया। लेकिन हम क्या करते, अगर ये कंजंक्शन हमने नहीं सीखा होता तो हम क्या बोलते? 4th में जुपिटर बैठा है, बहुत अच्छा है। लेकिन 4th में जुपिटर उच्च का भी बैठा है ना, उच्च का हो गया ना 4th में, लेकिन जुपिटर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक मरकरी। लाइक मरकरी। जुपिटर बहुत खराब, उच्च का प्लैनेट 4th में होके बहुत खराब हो गया, त्रिशडाय लॉर्ड बन गया जुपिटर बेसिकली। अच्छा 3 और 6 का स्वामी बन गया वो। सॉरी, एक चीज मैं पूछ रही थी, जैसे अब हम अभी कंजंक्शन कर रहे हैं तो क्या हम डिग्री नहीं पकड़ रहे ना, हम खाली हाउस पकड़ रहे हैं? कोई भी हाउस में नहीं, डिग्री मतलब बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने डिग्री लिखा ही नहीं है। तो फिर चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो और कितनी 28 डिग्री? डिग्री पे बैठा हो। अच्छा, थोड़ा सा ये हम समझ सकते हैं कि अगर डिग्री ज्यादा बड़ी होती है तो उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो जैसे मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि विद इन 10 डिग्रीज है तो इफेक्ट बहुत सॉलिड आता है, 10 डिग्रीज के बियॉन्ड है तो उतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना? लेकिन अभी आप डिग्रीज मत पकड़ो। राहुल सर ने भी डिग्रीज का जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगर प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो वो एक दूसरे को अपना इफेक्ट देंगे, 100% देंगे। ये वाला जो केस है मर्क्यूरी एंड जुपिटर का, मर्क्यूरी मरण कारक भी है, तो बिल्कुल। मर्क्यूरी की क्वालिटीज खत्म भी हो गई। जो त्रिशडाय के लॉर्ड की है वो मरण कारक जुपिटर नहीं, मरकरी मरण कारक कहाँ है? मर्क्यूरी 4th हाउस में है ना। मतलब मरण कारक नहीं है, मरकरी वो हो गया है। 4th में मरण कारक होता है ना। हाँ मतलब, हाँ मरण कारक नहीं, वो मतलब मृत्यु टाइप का हो गया, जो खराब हो गया वो, दिग्बली नहीं है। मारक हो जाता है। मारक तो 2nd हाउस का लॉर्ड है। हाँ मरण कारक है, सही है बॉडी उसके। हाँ मरण कारक ही कहेंगे। सॉरी सॉरी, अगर मर्क्यूरी मरण कारक हो गया तो त्रिशडाय का जो जो अच्छा चीज था वो भी खराब ही हो गया ना। खराब हो गया, तो बेसिकली देखा जाए तो बैलेंस आउट हो जाएगा मर्क्यूरी एंड जुपिटर का भी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ 2nd लेवल पे आप खोलोगे तो मरकरी उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो जुपिटर को इतना खराब नहीं कर खराब नहीं पाएगा। कर पाए। 4th हाउस में मरकरी बैठा हुआ। हाँ, एंड दूसरा अभी जो अपन बात कर, जैसे अगर कंजंक्शन की जो बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा प्लैनेट्स है अगर एक ही घर में आएंगे कंजंक्शन। उस पर आएंगे, उसका थोड़ा डिफरेंट रूल है। 2 प्लैनेट का पहले समझ लेते हैं। अब एक चार्ट और बना लो आप, एक चार्ट और। कंजंक्शन आसान नहीं है समझना, पहले तो दिमाग को बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि जुपिटर जैसा प्लैनेट खराब हो रहा है, ये समझने में टाइम लगेगा। एक प्लैनेट उसका बना लो, सिंह राशि का एक चार्ट बना लो और 6th हाउस में सन जुपिटर बिठा दो आप। सिक्स्थ हाउस में सन और जुपिटर बिठा दो आप। अब यहाँ पे कौन सा प्लैनेट खराब है, कौन सा अच्छा है? सन खराब है। रूम के बेसिस पे तो दोनों ही अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, गुड आंसर।
सन क्यों खराब है चारू जी? नहीं ठीक है। आंसर देने की जल्दी क्यों रहती है? सन नहीं खराब है। हाँ। सन लग्न लॉर्ड है। हम्म सन ने लग्न लॉर्ड की सारी क्वालिटीज जुपिटर में ट्रांसफर कर दी, और जुपिटर ने क्या कर दिया, 5th हाउस की और 8th हाउस की क्वालिटी सन में ट्रांसफर कर दी। जुपिटर ने 5th हाउस और 8th हाउस की क्वालिटी सन में ट्रांसफर कर दी। पर जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? 9th। तो सन जो है, सन के पास मेजर क्वालिटी जो है वो 5th हाउस की आ गई है। तो सन बिकम्स एक्सीलेंट इन दिस चार्ट। दोनों ने आराम एक से, दूसरे स्लोली को स्लोली strengthen स्लोली कर स्लोली। दिया। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रेंथन ही कर दिया। एब्सोल्युटली, दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा कर दिया। दिस इज अ गुड गुड। और 6th में बैठा है ये कंजंक्शन, तो क्या होगा? 6th हाउस में कंजंक्शन बन रहा है, तो क्या प्रेडिक्शन दोगे आप? कैन बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। वेरी गुड डॉक्टर, वेरी हाँ, गुड। कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस, तो कॉम्पिटिशन अगर सक्सेस। आपको MBBS वाला बच्चा दिख जाए ये कॉम्बिनेशन में, आप ठोको उसको, बोलो हाँ भाई बिल्कुल जाओगे आप। बन सकते क्योंकि हैं। हाँ, गुड लॉयर। गुड लॉयर भी बन सकता है, वेरी गुड। जुपिटर इज देयर, यस। जुपिटर इज देयर, वेरी गुड। जुपिटर जज का कारक होता है, शनि भी जज का कारक होता है। सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ जाए तो बहुत अच्छा लॉयर बनेगा। जुडिशरी को सैटर्न जुपिटर दोनों से देखते हैं। स्पेशली वेरी गुड हार्ट एंड एब्डोमेन सर्जन। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। यहां कंजंक्शन पढ़ने के बाद आप पूरी तरह तैयार हो जाओगे सही प्रिडिक्शन देने के लिए। जब तक आपने कंजंक्शन नहीं पढ़ा था, आपकी प्रिडिक्शन ऊट पटांग हो रही थी। आप क्या कर रहे थे? जुपिटर की 6th हाउस में अलग प्रिडिक्शन दे रहे थे, सन की 6th हाउस में अलग प्रिडिक्शन दे रहे थे। ठीक है, एक चार्ट और बना लो। आज मैं कंजंक्शन बस टच कर रहा हूं। मैं परिवर्तन योग पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कंजंक्शन पढ़ाना जरूरी था। बाकी कंजंक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। वृषभ राशि की कुंडली बना लो 2 नंबर की। जो मेरे पास है भैया तू ले ले, और जो तेरे पास है वो मुझे दे दो, यही कंजंक्शन है। देना ही पड़ेगा, आप छोड़ ही नहीं सकते। मैं वही देख रही थी, सारी जो मैंने अभी तक मेरे चार्ट पे प्रेडिक्शन लगाई सारी बदल जाएगी अभी। बिल्कुल बदल जाएगी। कंजंक्शन इज वेरी ये डिफरेंट। आपके चार्ट में तो 5 प्लैनेट्स इन 11th हाउस ना, 4 प्लैनेट्स। 4 प्लैनेट्स इन 11th हाउस, तो बड़ा मजेदार होने वाला आपके चार्ट में। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट भी निकल के आएगा कंजंक्शन की थ्योरी से। इसमें केपी चार्ट में प्लैनेट चेंज हो जाएंगे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। केपी तो कंजंक्शन पे बहुत डिग्री वाइज काम करता है। सन की 6 डिग्री हो और बाकी प्लैनेट्स की 3 डिग्री हो तब काम करता है, यही है ना चारू जी? थोड़ा डिफरेंट है उसमें भी। हाँ, तो केपी का कंजंक्शन अलग है। अभी हम वैदिक का कंजंक्शन कर रहे हैं, तो वैदिक में तो डिग्री के कोई लेना देना। केपी में कोई भी प्लैनेट हो उसका कंजंक्शन 7 to 8 डिग्री तक ही पकड़ते हैं शर्मा सर के हिसाब से। तो बेसिकली ऑब्स थ्योरी पे काम करता है ना, तो कितना है उसकी बेसिस। कई मेरे लोग जुपिटर और सैटर्न की, जो जुपिटर और सैटर्न है उसका कंजंक्शन 15 डिग्री तक लेते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूज प्लैनेट्स सैटर्न और जुपिटर। तो वो बड़े हैं तो उनका डिग्री भी एक्सपैंड हो जाती है टिल 12 to 15 डिग्रीज। अच्छा, हम लोग जो मतलब सीखते हैं, जो मैं मेरे जो केपी के गुरु हैं, सन के लिए 6 डिग्री और बाकी प्लैनेट्स के लिए 3 डिग्री 20 मिनट इसके अंदर आ रहा है, तो कंजंक्शन है, अगर अदरवाइज कंजंक्शन नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, 5th हाउस में सैटर्न और मरकरी बिठा दो वृषभ राशि के चार्ट में। बताओ जी, सैटर्न के पास कौन से गुण आ गए, कौन से हाउसेस के? 9 10। सैटर्न के पास आ गए 9। सैटर्न के पास कौन से गुण आ गए? सैटर्न सैटर्न
सेकंड और फिफ्थ। सेकंड एंड फिफ्थ हाउस। सेकंड एंड फिफ्थ। हाँ, तो सैटर्न बिहेव करेगा किसकी तरह? सेकंड और फिफ्थ की तरह। और मरकरी किसकी तरह बिहेव करेगा? 9 एंड 10। 9 मरकरी एंड 10। 9 एंड 10 के लिए। तो पैसा किसकी दशा में आएगा? सैटर्न सैटर्न की दशा में। और लॉन्ग जर्नी प्रोफेशन के लिए किसकी दशा में होगी? मर्क्यूरी। मरकरी की दशा में। ये कंजंक्शन है, ठीक है। आपकी पूरी प्रिडिक्शन बदल जाएगी आफ्टर कंजंक्शन। तो जैसे इस चार्ट में सैटर्न योग कारक है, तो अपने वो योग कारक क्वालिटीज भी बुध को देगा, तो बुध भी एज योग कारक काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये तो अच्छा चार्ट, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, दोनों ही, सैटर्न भी मजा कराएगा, मरकरी भी मजा कराएगा। ये तो अच्छा केंद्र अच्छा और कॉम्बिनेशन। त्रिकोण। हाँ, एक्चुअली हाँ, हाँ, काफी अच्छा। नहीं सही तो है। 9 और 10 बहुत अच्छा योग बन रहा है। केंद्र और सही तो बोला चारू जी, कॉन्फिडेंटली बोला करो, अच्छा बोला आपने। राजयोग भी बन रहा है बहुत भयानक वाला, तो सैटर्न मरकरी मौज कराएंगे। बन रहा है ना 9th और 10th का संबंध। तो मरकरी के पीरियड में जबरदस्त कौन सा ये राजयोग बनता है? ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। द मोस्ट ब्रिलियंट राजयोग इज दिस वन। तो मरकरी के पीरियड में इस व्यक्ति को इतना जबरदस्त प्रोफेशनल गेन होगा, इतना जबरदस्त होगा कि, लेकिन और कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, अरे सैटर्न के पीरियड में होगा आपको गेन। लेकिन सैटर्न ने अपनी क्वालिटीज उठा के मरकरी को दे दी। तो मरकरी इज ऑल्सो गुड, सैटर्न इज ऑल्सो गुड। ये किसी को लग रहा हो कि मैं ऐसी बकवास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये सत्य में होता है। क्योंकि आपने कंजंक्शन पढ़ा नहीं, थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इस चार्ट में सैटर्न मरकरी के दोनों के पीरियड में इसको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कंजंक्शन आप अपने दिमाग में रखो। मैंने आपको सिर्फ कंजंक्शन हल्का सा टच कर दिया है। अब हम परिवर्तन योग पढ़ेंगे, और कंजंक्शन क्या है, अगली क्लास से हम लोग रेगुलर कंजंक्शन लेंगे। 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 8 प्लैनेट, सब कंजंक्शन समझ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाओ अपने चार्ट में कि ये दशा मेरी कैसी गई थी। अब देखना आप कि ये दशा मेरी क्यों खराब गई थी, क्योंकि साथ में कोई पापा जी बैठे होंगे इसलिए खराब गई थी दशा। अब अगर 3 प्लैनेट्स की होती तो छोड़ दो, कैसे 3 होगा? प्लैनेट छोड़ दो, 3 प्लैनेट आएंगे अभी। एक आज मत समझो 3 प्लैनेट, ज्यादा वापस हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, मत समझो। 3 प्लैनेट थोड़ा सा है डिफिकल्ट समझना, अभी 2 प्लैनेट पे ही रहो, ठीक मुझे है ना। वेट 2 करना पड़ेगा मेरा चार्ट समझने के लिए। हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा मेरा जी, तो यूपी वाला दशा ही नहीं है। आएगा आएगा आपका महावीर जी, सब आएगा। दशा सबसे इंपॉर्टेंट है, योगा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी बंदे के चार्ट में दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कन्या राशि का एक चार्ट बनाओ आप, कंजंक्ट के बेसिस पे दशा नहीं भी आ रही होगी, पर इतने प्लैनेट्स है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आपको तो मस्त मजा आने वाला है। कन्या राशि का चार्ट बना लो, मार्स को 5th हाउस में बिठा दो। क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो आप? मार्स ऊंच का हो गया, वेरी गुड, पहला बढ़ा स्टेप दिया। क्लियर कर लिया आपने। कहाँ का लॉर्ड है? 3rd हाउस का और 8th हाउस का बढ़ा दिया सब कुछ। 8th वेरी हाउस, गुड। एफर्ट्स, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर 5th हाउस को लेके होगा। अच्छा, ये चार्ट ना मैंने जान के लगवाया है, क्योंकि मेरे को पता था कि आप लोग ऐसे ही सोचोगे, यही सोचोगे कि बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया, ये कर दिया। क्योंकि हमें क्या है, पीएचडी करने की आदत हो गई है हर चीज में। हमें बेसिक तो दिखाई नहीं देता कि भाई थोड़ा सा सरफेस का भी समझ लें। 5th हाउस में पहले पहले एक बात बताओ, 8th और 5th को कोई कनेक्ट कर पा रहा है? पहले 8 और 5 को कनेक्ट तो करो, खराब और अच्छे पे मत जाओ। एक्सपेक्ट कर रहा है ना।
अरे 8th लॉर्ड 5वें में आके उच्च का हो गया। सबसे पहले इसको पकड़ो, पहले खराब अच्छे पे बाद में जाना। 8th का लॉर्ड 5th में आके उच्च का हो गया। 5th हाउस क्या होता है हमारा? ऊर्जा, एजुकेशन का होता है। ठीक है, 8th हाउस कैसी, 8th हाउस में कैसी एजुकेशन मिलती है? टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। रिसर्च, और मार्स कैसा प्लैनेट है? टेक्निकल, मार्स इज प्लैनेट फॉर टेक्निकल। IT प्लान। तो ये बंदा 8th हाउस मतलब डीप रिसर्च, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा बंदा उठ के 5th में बैठ गया, तो ये तो बोल सकते हैं ना कि ये सुपर टेक्निकल एजुकेशन लेके आ रहा है, क्योंकि प्लैनेट उच्च का होके बैठ गया ना 5th में। अब ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? पहली प्रेडिक्शन क्या थी चारू जी की? अरे बाप रे बाप, अरे भैया इतना क्यों ऐसे गलत सोचते हो हमेशा? तो ये बंदा क्या है, मतलब एक ब्रिलियंट इंजीनियर है ये बंदा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का प्लैनेट 5th हाउस में आके उच्च का हो गया। ही इज अ ब्रिलियंट इंजीनियर। अब आप में से होमवर्क ले लेना या कभी देखना, सेम कॉम्बिनेशन ना बिल गेट्स के चार्ट में भी है, सेम कॉम्बिनेशन। 8th का लॉर्ड 5th में आके बैठा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आदमी है जिसकी कुंडली है इंजीनियर की, ये बिल गेट्स क्यों नहीं बन गया जबकि सेम कॉम्बिनेशन है? इसका क्या आंसर है? सेम कॉम्बिनेशन है, सेम प्लैनेट है, आप देखना चार्ट लगा के, लेकिन ये बंदा बिल गेट्स मल्टी बिलियनियर बन गया और ये बंदा सिर्फ इंजीनियर, और बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर है ये। सर लगन भी सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क कहाँ पड़ा है? युति में सर, किसका? Conjunction दशा सीक्वेंस का फर्क पड़ा। उसकी दशा ही नहीं है। दशा इस बंदे को शुरू से ना एक के बाद एक, बिल गेट्स को क्या हुआ, एक के बाद एक ब्रिलियंट दशा मिलती चली गई इसको। बिल गेट क्या था, टॉप मतलब ड्रॉप आउट था कॉलेज से, ऐसा नहीं कि बहुत हाई, मतलब बट हिज दशा सीक्वेंस वाज ब्रिलियंट। राहु भी मस्त मिल गया इसको, राहु के बाद गुरु मस्त मिल गया, गुरु के बाद राहु शब्बू शनि अच्छा मिल गया, मतलब इसके सारे प्लैनेट्स इतनी बढ़िया प्लेस्ड हैं और उनके हिसाब से दशा मिल गई। सपोज मेरा शुक्र उच्च का होके मान लो 4th हाउस में बैठा है, दिग्बली भी है, उच्च का भी है, 4th हाउस में बैठा है, लेकिन शुक्र की दशा ही नहीं आ रही, तो मैं क्या कर लूंगा? तो ये आदमी इंजीनियर बना, इसकी भी फेवरेबल दशा ही होगी, बट ये बिल गेट्स इसलिए नहीं बन पाया कि बिल गेट्स को इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी दशा सीक्वेंस मिल गई होगी। इस तो चार्ट इसीलिए में मैं जैसे बोलता हूँ उपचय का 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा, समय के साथ साथ इसकी दिमाग की भी प्रोग्रेस हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, गेन ऑफ नॉलेज। बिल्कुल होगी। तो जब भी आप किसी चार्ट को लगाते हो ना, दशा सीक्वेंस को पकड़ो, स्पेशली जब छोटे बच्चों का चार्ट लगाते हो। छोटे बच्चों के चार्ट में ना आप देख सकते हो, अच्छा ये दशा, ऐसे आपको प्रिडिक्शन। क्या आपने देखा ना किसी ने पुराने ज्योतिषी से कुंडली बनवाई है? मेरे चाचा जी ज्योतिषी थे, वो ऐसी कुंडली पे लिख देते थे इसका गोल्डन टाइम पीरियड 2022 से 27 तक, ऐसे लिख देते थे ठग से, गोल्डन टाइम पीरियड। और इसका मतलब वो बोलते थे कि पैथेटिक टाइम पीरियड या बहुत अशुभ समय जो है ना वो 2027 से लेकर 31 तक रहेगा, ऐसी प्रोडिक्शन मारते थे। ये गोल्डन टाइम पीरियड क्या है? उस ज्योतिषी ने क्या किया, दशा सीक्वेंस को स्टडी किया। अच्छा ये बच्चा पैदा केतु में हुआ, केतु के बाद शुक्र लगेगा, शुक्र इसका बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र बचपन में ही लग जाएगा। शुक्र के बाद क्या होगा, सूर्य लगेगा, सूर्य में ये बच्चा अच्छा काम करेगा, तो वो लिख दिया गोल्डन टाइम पीरियड आपका सूर्य। तो बिल गेट्स में और इसके चार्ट में यही फर्क है कि ये बंदा उतना बढ़िया दशा सीक्वेंस नहीं मिली जितनी बढ़िया बिल गेट्स को मिली। अच्छा बिल गेट्स का बुढ़ापे में आके डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ? 60-62 साल की उम्र में आके मेलिंडा और बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ ना। दे वर मैरिड फॉर गुड 32 ईयर्स, उसके बाद जाके डिवोर्स हुआ। आप सोच सकते हो 32 साल बाद डिवोर्स हुआ। ये भी इसलिए हुआ कि उसको ऐसी दशा मिल गई कि उसका डिवोर्स होना ही था। तो चारू जी पहले अच्छी चीजें पकड़नी है कि 8th लॉर्ड 5th में बैठा, भाई दिस लीड्स टू अ टेक्निकल एजुकेशन आल्सो, दिस पर्सन विल बी इनटू अ डीप स्टडी आल्सो। ठीक है ना? चलो परिवर्तन योग पे आ जाते हैं। परिवर्तन योग का क्या मतलब है कि एक जगह का लॉर्ड उठा, दूसरी जगह बैठ गया, और दूसरी जगह का लॉर्ड उठ के
यहाँ बैठ गया, मतलब दोनों ने अपनी लॉर्डशिप को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, परिवर्तन योग ऐसा ही रिजल्ट देता है जैसा कंजंक्शन में रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चार्ट बना लो वृषभ राशि का, दो नंबर का चार्ट बना लो। टेंथ हाउस में मरकरी बिठा दो, और फिफ्थ हाउस में सैटर्न बिठा दो। क्या है ये, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? 10th हाउस में रवि नहीं बैठाए परिवर्तन। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी से प्लेनेट बैठेंगे, आपकी मर्जी से थोड़ा ना बैठेंगे। मरकरी बिठाओ 10th हाउस में। 11th एंड 5th हाउस का एक्सचेंज है। स्पैन में 11th एंड 10th हाउस, किसका? 5th एंड 10th हाउस। फिफ्थ एंड मरकरी बैठ गया 10th हाउस में, सैटर्न बैठ गया 5th हाउस में। क्या किसका एक्सचेंज हो गया ये? 5th और 10th का। ठीक है, 5th और 10th का एक्सचेंज होने से हम क्या बोलते हैं, कौन सा योग है ये? अच्छा, ये विष्णु लक्ष्मी योग है कि नहीं है? केंद्र और त्रिकोण के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ना? हाँ कि ना? हाँ ना, हाँ ना कुछ। तो ये एक एक्सीलेंट परिवर्तन योग बन रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, 5th और 10th हाउस के बीच में शादी करा रहा है, कनेक्शन बना रहा है। तो इस पीरियड में, मरकरी के पीरियड में और सैटर्न के पीरियड में, दोनों पीरियड में हमें 5th और 10th हाउस के मजे आएंगे। इसीलिए परिवर्तन राजयोग बहुत एक्सीलेंट योग हो जाता है। इट वर्क्स सेम एज कंजंक्शन। जैसे ही मरकरी का पीरियड आएगा, इसकी जैसे शनि के बाद बुध आता है ना दशा सीक्वेंस में, तो शनि में भी इसने क्या किया, मौज करी, 5th और 10th के रिजल्ट मिले। भाई प्रोफेशन में इसको पूरे पुण्य का वो मिल गया, टेक्निकल मतलब ये कंसल्टेशन में चला गया इसका प्रोफेशन। फिर उसके बाद बुध की दशा भी आ गई। शनि की दशा कितने साल की आई है, कितने साल की होती है? 16 19। और बुध की दशा 16। तो 16 और 19 कितने हो गए? 35। इस आदमी के 35 साल सिक्योर कर दिए इस परिवर्तन योग ने। इसको 35 साल तक, मतलब हम समझ रहे हैं कि यही पूरा चार्ट है, बाकी ये चार्ट का अपने को नहीं पता, बट 35 इयर्स इसकी लाइफ में विष्णु लक्ष्मी योग चल रहा है। इसको बोलते हैं दशा सीक्वेंस। 16 साल बुध के और 19 साल सैटर्न के। ये दोनों, सैटर्न भी 5-10 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है और मरकरी भी 5-10। इसके 35 इयर्स आपने सिक्योर कर दिए। 35 साल आप इसकी कुंडली पर लिख के दे दोगे कि ये 35 साल आपकी गोल्डन पीरियड है। ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन गया ये। बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। नहीं, मैं कह रही हूँ तो बहुत अच्छा है। मतलब इट्स अ वेरी गुड चार्ट। सैटर्न और मरकरी का ऐसे योग बहुत अच्छा है। अब क्या करेगा सैटर्न खराब प्लैनेट होके, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा डिले करेगा, कोई बात नहीं, होने दो डिले। सैटर्न अपना कारक तत्व देगा, मरकरी अपना देगा, लेकिन अल्टीमेटली देखो ना, इसी को दशा सीक्वेंस बोलते हैं। किसी की दशा एक के बाद एक ऐसी लगती है ना, इसके 35 साल देखो ना, ये तो मतलब हमारी 70 साल का जीवन है, आधी लाइफ तो इसकी आराम से बीत गई, विष्णु लक्ष्मी योग में बीत गई आराम से। मैं खाली थोड़ा सा कंफ्यूज, कंजंक्शन जैसे काम करेगा, यानी सैटर्न की दशा में भी बुध के हाउसेस के फल इसको मिलेंगे इस वाले में? बिल्कुल मिलेंगे। नहीं, मतलब कंजंक्शन की तरह काम करने का मतलब ये नहीं है कि सैटर्न बुध की लॉर्डशिप आ जाएगी, बट बुध भी 5-10 देगा, सैटर्न भी 5-10 के मजे देगा। परिवर्तन 5-10 में हुआ है, ये दोनों साथ में कंजंक्ट नहीं है, इसीलिए कंजंक्शन का वो रूल मत लगाओ। लेकिन जैसे कंजंक्शन में एक दूसरे के वो ले लेते हैं ना, वैसे ही इसमें भी सैटर्न ने 10th का हाउस का ले लिया और मरकरी ने 5th हाउस का ले लिया। तो ये 5-10 की तरह काम करेगा, विष्णु लक्ष्मी योग बन जाएगा। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना अपना काम आराम से, बिल्कुल मतलब ही नहीं करेंगे डिस्टर्ब, बहुत बढ़िया चलेंगे ये।
और ऐसे में मुझे 2 टाइम पीरियड बताओ जब इस व्यक्ति का एक्सीलेंट टाइम होगा, बताओ कौन प्रेडिक्ट करेगा? सैटर्न की दशा में बुध की अंतरा। वाह, या बुध की दशा में सैटर्न की अंतरा। तो सैटर्न की दशा में मरकरी या मरकरी की दशा में सैटर्न। बहुत सुंदर, अब आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए हो। ये 2 टाइम पीरियड इसके चार्ट पे लिख के दे दो आप कि भैया ये पीरियड और ये पीरियड, वॉच आउट फॉर दिस पीरियड, आप राजा बन जाओगे। इसमें मंगल भी 5th हाउस में बैठा हो तो भी राजयोग भी बनेगा। और हाँ, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते रहो, ये तो अच्छा है ना, दिमाग काम कर रहा है आपका। लेकिन इसको क्या करना होगा कि इसको ये मिले बढ़िया चीज, इसको 5th हाउस और 10th हाउस को यूटिलाइज करना होगा। करना पड़ेगा। ये घर पे बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। He can become a very good consultant because 5th house is consultation, 10th house is profession. He can make his profession as consultation, technical. 5th हाउस की जितनी स्पेक्यूलेशन में अच्छा काम करेगा ये, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट, ये सब अच्छे, मतलब अब आपको हाउस के पता होने चाहिए कि 5th हाउस में क्या क्या आता है। अगर किसी को हम नौकरी के बारे में बता रहे हैं तो 5th हाउस में क्या क्या आता है। He can become a great रेकी हीलर। 5th हाउस में ना मंत्र। हाँ, शेयर्स का जैसे बोला, अभी जैसे बुध है शेयर्स के लिए इट इज वेरी गुड प्लैनेट, बट सैटर्न इज लाइक यू डू हार्ड वर्क एंड अर्न मनी, नॉट अनअर्न्ड मनी। तो यहाँ तो पे सैटर्न देखते हम क्या बोलेंगे इसको कि तू डे ट्रेडिंग मत कर, तू लंबी ट्रेडिंग कर, क्योंकि सैटर्न क्या है, धीरे धीरे देगा ना फल, ओके देगा ना सैटर्न धीरे धीरे। तो हम क्या बोलेंगे, भाई तो एक काम कर, तू डे ट्रेडिंग कर, तो सॉरी डे ट्रेडिंग मत कर, तू शेयर मार्केट आराम म्यूचुअल फंड में लगा दे, लेकिन तेरे को रिजल्ट अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना। ठीक है, एक चार्ट और लगा लो, मीन राशि का चार्ट बना लो 12 नंबर का। जुपिटर बिठा दो 8th में और वीनस 10th में बिठा दो। जुपिटर 8th में एंड वीनस 10th में। 10th में, हाँ। क्या एक्सचेंज हो रहा है? जुपिटर वीनस 8 10 8 and 10 का सर। 8 and 10 का एक्सचेंज हो रहा है। 8th हाउस क्या है, खराब है। 10th हाउस क्या है, प्रोफेशन स्टेटस। अच्छा। यहाँ पे खराबी कहाँ पे जा रही है? 8th हाउस में, 10th हाउस में सॉरी जा रही है। 10th हाउस में। और अच्छा हाउस, अच्छा कौन हो रहा है? 8th 8th हाउस, क्योंकि 8th पे क्या है, केंद्र के प्रभाव आ रहे हैं, और 10th में क्या है, 8th के प्रभाव आ रहे हैं। इस आदमी को आप क्या प्रेडिक्शन दोगे? अगर ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाएगा तो इसकी जिंदगी कैसी रहेगी? स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा। पागल हो जाएगा ये। 10th हाउस हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन 10th हाउस पे इफेक्ट किसका आ रहा है? 8th हाउस का। 8th हाउस का। ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इतनी स्ट्रगल करेगा ना, लेकिन अगर ये ज्योतिष करे तो कैसा रहेगा इसके लिए? एक्सीलेंट रहेगा, ब्रिलियंट रहेगा। शुक्र का हीलिंग पावर भी आ गया। एब्सोल्युटली। तो ये 10th हाउस के काम अगर 8th हाउस के काम करेगा तो इसका प्रोफेशन ऊपर जाएगा, ये 10th हाउस के काम करेगा तो इसकी स्ट्रगल बढ़ेगी। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपन ने ये लगाया प्लॉट इन 10 एंड 10 बस 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 सेम चीज ही है ना, सेम चीज आ खाली गई। नाम दे दिया कि क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, एक्सचेंज का एक अलग से योग बना दिया, बाकी ये वही थ्योरी है। ये यहाँ का लॉर्ड वहां बैठ गया है। चारू जी क्लियर है ये एग्जांपल? एडमिनिस्ट्रेट, ये तो पता है ना, 10th हाउस इज एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ हाँ हाँ, समझा। राज है, राज। हम्म। 4th हाउस राज गद्दी है और 10th हाउस राज्य है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम ना करे, अगर ये एस्ट्रोलॉजी का काम करे तो इसके लिए बेहतर है। आपके पास बहुत ऐसे चार्ट आएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भाई कौन सी फील्ड में? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, छोड़ दो, कुछ और करो, आप सेल्स में चले जाओ। ठीक है जी, आज मतलब अब परिवर्तन योग में और कुछ समझने को नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। अगली क्लास से हमारा कंजंक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जॉब, करियर, शादी, और कंजंक्शन के साथ साथ हम अगली क्लास में
राहु केतु के साथ सबके कंजंक्शन पड़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चार्ट में राहु एक ऐसा प्लैनेट है, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरी गेम चेंज कर देता है। तो एक एक प्लैनेट के साथ में आपको अगली बार राहु केतु क्या इफेक्ट देता है, सन के साथ, मून के साथ, जुपिटर के साथ, मरकरी के साथ, ये सब हम स्टडी करेंगे। अब आपको राहु के साथ कोई प्लैनेट दिखाई देना, आपकी प्रेडिक्शन अलग लेवल पे होने वाली है। तो अब कंजंक्शन आप स्टडी करना शुरू कर दो। आप देखो कि खुशबू जी आप सबसे ज्यादा बीमार कब पड़ी, उस दौरान देखो कि कंजंक्शन में थे क्या ये दो प्लैनेट्स, और कौन ने कहाँ की, मतलब बीमारी कहाँ से आई मेरे पास। कंजंक्शन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो विल वाइंड अप द क्लास। कल्पना जी, महावीर जी, विकास जी, चारू जी। मुझे एक सर चीज आपको है, जाना है? नहीं गुरु जी, क्वेश्चन नहीं है। हाँ चला जाऊंगा मैं, 11 बजे तक तो टाइम है। हाँ खुशबू जी पूछिए। नहीं, मुझे खाली पूछना था, सॉफ्टवेयर में जब यूज कर रही थी एस्ट्रो ऑफिस का, तो है ना एक डॉटेड ट्रायंगल्स या कनेक्शन बनता है कि एक प्लैनेट अब दूसरे के नक्षत्र एक्सचेंज हो रहे दोनों के, बिल्कुल। वो भी कोई योग है या उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो चीज? ऑब्वियसली मतलब अब जैसे केपी के हिसाब से देखें तो प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड की तरह काम करता है वो, तो कनेक्शन तो है ही, पर वो राशि का भी कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे की राशि में बैठे होंगे, आप देखना। जैसे मैं एक्चुअली क्योंकि वो कंफ्यूज हुई थी, एक दो प्लैनेट्स का था तब तो समझ गई कि वो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे इसके लिए कनेक्ट हो रहे हैं। अभी 4 प्लैनेट्स थे और चारों एक एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, कोई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली चारों कनेक्ट हो रहे हैं नक्षत्र के बेसिस पे। वहां मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई थी। तो ये थोड़ा सा करते हैं, इसको भी लेते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं आता, नक्षत्र लेवल पे प्रिडिक्शन। मैं भी अभी मतलब अभी तो थोड़ा सा राहु केतु के पीछे पड़ा हूं मैं, वो पढ़ लूं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। हाँ एस्ट्रोसेज में आता है, पर आप देखना वो एक दूसरे की लॉर्डशिप पकड़ता है वो, मेरे ख्याल से नक्षत्र नहीं पकड़ता है वो। मैं कंफ्यूज क्योंकि हर चार्ट में कुछ अलग आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली है क्या, वो बता क्या रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा। देख लेंगे एक दिन वो भी लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करो आप लोग। और है कोई क्वेश्चन चारू जी? नहीं, मुझे ना ये वाला एक समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आपने बनवाया था ना एक चार्ट, सिंह लग्न का बनवाया था, जिसमें वो डॉक्टर, लॉयर और कंपटीशन वाली प्रेडिक्शन करी थी। मुझे क्यों मैं नहीं समझ पा रही, ठीक से समझ नहीं आ रहा मुझे, जिसमें ये जो प्लैनेट्स जो हमने सन एंड जुपिटर को हमने 6th हाउस में बिठाया था। हाँ जुपिटर उच्च का, सन एंड जुपिटर। हाँ, सन और जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेड हो गया है ना, जुपिटर तो वो 6th हाउस में हुआ तो अच्छा हो गया ना। 6th हाउस में हुआ अच्छा, लेकिन लॉर्डशिप तो 5th हाउस की भी है ना उसके पास, 5th और 8th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। हाँ राइट। बट हाँ 6th हाउस में हुआ तो अच्छा हुआ, और कम हो गई, चीजें कम हुई है, डेबिलिटेड का मतलब चीजें कम होना, तो 5th हाउस की चीज अगर कम हुई है, राइट, तो मैं वो नहीं समझ पा रही कि 5th हाउस का प्लैनेट अगर 6th हाउस में आके बैठ गया तो ये किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, मैं वो नहीं समझ पाई। कंजंक्शन में है ना, तो जुपिटर ने वो क्वालिटी सन को दे दी, एंड सन ने 1st हाउस की क्वालिटीज जुपिटर को दे दी ना। अच्छा, क्योंकि सन भी तो अपने से 6वें में बैठ गया ना, सूर्य भी अपने से 6वें में बैठा है, अगर हम वैसे देखें तो। अरे भाई एक चीज समझो, जुपिटर की मून त्रिकोण 5th हाउस में आ रही है ना, तो सन ने जुपिटर के हाथ जोड़ के निवेदन है सब हर किसी से कि जब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ ना, तो वो एग्जांपल पर्टिकुलरली उस केस के लिए होता है। जैसे मैं कंजंक्शन में वो एग्जांपल दे दिया, आप लोग क्या करते हो ना, उस एग्जांपल के ऊपर पूरी प्रिडिक्शन ठोकने लगते हो, सब कुछ लगा देते हो। तो वो एग्जाम्पल को बस कंजंक्शन तक सीमित रखो। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि कौन सी क्वालिटी, अब उसमें ये भी देखते हो आपकी वो नीच का हो गया, फिर कहाँ अपने से कहाँ बैठ गया। अरे भाई पूरी कुंडली नहीं है वो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किसकी गुण किस में ट्रांसफर हो गए, संगत बताने के लिए, कंजंक्शन बताने, युति बताने। ओके। बस उसको और ज्यादा मत उसको आप लगाओ कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, बस वो उतना ही है। वो एक एग्जाम्पल, वो आर्बिट्रेरी चार्ट है, वो आप भी बना सकते हो। तो मुझे बनाने की, आप खुद भी कोई भी मतलब किसी भी लग्न का चार्ट बना के बिठा दो प्लैनेट्स और लगा दो। मैं उतना ही करता हूँ, मैं इतना डीप में नहीं जाता कि वो अपने से यहाँ लॉर्ड में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। तो उसको आप ऐसे मत समझो कि
वो किसी बच्चे की कुंडली है तो मैं 5th लॉर्ड यहाँ चला गया, उसको देखना पड़ेगा और तरीके से ना। अच्छा खाली इतना एक चीज और, सपोज ये कंजंक्शन हमारा 6th हाउस में हुआ है, तो हमने डॉक्टर का, लॉयर का और गुड फॉर कंपटीशन का, राइट, वो बेस था, राइट, है ना? हाँ बाकी तो एक्सचेंज तो हुआ है, मतलब कंजंक्शन तो हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके। 6th हाउस हमने अलग से समझा है ना कि 6th हाँ हाउस हाँ वो कंपटीशन तो का है। समझ, हाँ वो तो 6th 3, में उच्च का प्लेनेट आएगा तो आपको बहुत ज्यादा हाँ कोटा भेज कंपटीशन में, देगा, हाँ पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे आगे। और 6th में डेबिलिटेड आएगा तो आपका कंपटीशन कम करेगा, बट वो आईएएस आईपीएस वाली कुंडली नहीं है वो। ठीक है। 6th में अगर एग्जॉल्टेड है तो वो आईएएस आईपीएस वाली कुंडली है। ठीक ठीक है है। जी। हम्म। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। आई एम इन मुंबई फॉर फ्यू डेज, सो थैंक यू जी, जय माँ। जय Sir, माँ। when? Sir, when in Mumbai? हाँ, वी विल मीट। आई विल बी इन ग्रैंड हाथ, सो मैं बताता हूँ अगर टाइम मिला तो। महावीर जी, खुशबू जी आप भी मुंबई में हैं? हाँ, चलो ठीक है, मैं समय Sir, निकाल के कभी आ रहे आप हो? लोग से। आप आ कब रहे हो? मैं 23rd को वापस आऊंगा, आज जा रहा हूँ, तो 5 डेज अच्छा हूँ मैं मुंबई में। शाबाश। Because 5 दिन तो I कभी am रहे नहीं मुंबई में, अभी 5 दिन भी रहोगे, आगे चलो 10 दिन भी ठीक है। रहना। चारू जी बहुत बहुत थैंक यू आप। धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है जी, सर चलो जी, जय माँ। मैं 23rd से नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई पहले बात ही बता। नहीं, मैं कॉल कर दूंगा। Yeah, I'm very close to Hayat anyway. ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, महावीर जी आपसे तो मिल ही लूंगा मैं। Yes, sir. मिलो मिलो, आगे दिल्ली में भी आ रही हूँ, ठीक है, मेरे लिए आप भी टाइम रखा, आप भाग मत जाना इधर उधर, ठीक है? चारू जी कहाँ जाऊंगा, घर छोड़ के थोड़ी ना भाग जाऊंगा आपके डर के मारे, मिलूंगा आपसे। कोई भरोसा नहीं आपका। मैं तो 2 बार दिल्ली में आपने, ही हूँ, अरे कल्पना 9th जी को कहाँ, पहुंच रही हूँ आपसे तो दिल्ली में मुलाकात अभी। कभी भी। बहुत बढ़िया, अभी कहाँ, दुबई हैं आप? अभी दुबई में हूँ सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड कल्पना जी, वेरी गुड। सोचो कल्पना जी और मैंने प्रोग्राम बनाया 10 तारीख को मिलने का, क्योंकि मैं 10 को जा रही हूँ, मैं 9th को रीच आप 9 करूंगी। को लास्ट को मिलेंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, वील मीट। कल्पना जी, you should check your transit, why you travel to Dubai, because transit will give you some idea. ओके जब सर, भी आपकी आई लाइफ में ऐसा कुछ हो ना when you are traveling, तो always check कि क्यों आप दुबई गए, तो that will educate you, मतलब वो आपके चार्ट आपको बहुत बड़ी एजुकेशन दे देगा। अच्छा ये ट्रांजिट हुआ तो मैं गई, सर जरूर चेक वो करूंगी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं 3, 9, कोई 12। बीमार पड़ रहा है, हाँ कुछ ना कुछ देखिए आ रहा होगा आपका ना, हाँ देखते हैं मून से देखते भी हैं। और लग्न से, दोनों से ट्रांजिट चेक करना आप। हाँ हाँ ठीक है सर। चलिए जी, जय माँ, बाय। ओके सर, ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रही है अभी, बस मैं ट्राई कर रही हूँ। सेव नहीं हो रही? हाँ, आज बहुत इश्यू आ रहा है, बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी बहुत मुश्किल से हुई। सेव कर लीजिए, हाँ आज तो इम्पोर्टेंट हाँ, है। हाँ, आज चालू का ही तो है, बहुत मैं बस इम्पोर्टेंट है। वेट ही कर रही हूँ, उसमें लिख रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा अच्छा, बल्कि मैं तो दोबारा सुनने वाली हूँ। स्टार्टिंग का डिस्कशन लास्ट क्लास वाला ज़रूर थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बाकी आज का सेशन पूरा रिकॉर्ड तो। कल्पना जी म्यूट तो। मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन इतना शोर मचा रहे हैं ना, मैं तुम्हें कुछ। अच्छा एनीवे, लास्ट क्लास का था हमारा, वो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रीशेड आया किया था, हम्म, जिसमें अपना थर्ड हाउस अपना माइंडसेट, एफर्ट्स, अट्रैक्शन होता है, अपनी बुद्धि होती है। इस त्रिशद आय क्यों अपन लेते हैं कि वो टाइम के साथ क्यों बढ़ता है, क्योंकि अपनी नॉलेज है वो जैसे जैसे अपन एज करेंगे बढ़ेगी, अपनी स्ट्रगल अपनी मेहनत अपन ग्रो करेंगे उसके बेसिस पे बढ़ेगी। 10th हाउस अपना कर्मा है, तो वो भी अपने कंट्रोल में है, वो अपना डेस्टिनी में नहीं होता। एंड 11th हाउस अपनी डिजायर्स है, इसके लिए अपन 3, 6, 10, 11 को उपचय भाव में पकड़ते हैं। एंड हाँ, एक मिनट मैं और देख भी रही हूँ सब। त्रिशद आया का एक सबसे पहला रूल ये है, जब त्रिशद आया का लॉर्ड अकेला है और उपचय में जाके बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन
त्रिशराय और उपचय के लॉर्ड्स जो है वो क्या करेंगे, आपको करियर एंड उसमें ग्रोथ तो देंगे, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देंगे। हेल्थ पे दे सकते हैं, रिलेशनशिप्स पे दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है फिर कहाँ बैठे हैं। लेकिन वो अगर अकेला, अगर वो त्रिशडाया का लॉर्ड त्रिशडाया में है तो सबसे अच्छा, हाँ, फिर कुछ भी नहीं देगा, फिर त्रिशराय अच्छा का ही देगा। त्रिशराय में या उपचय में एंड अकेला। एंड अकेला, करेक्ट, ये फर्स्ट रूल है। हाँ, नेक्स्ट खुशबू, नेक्स्ट खुशबू। एक एग्जाम्पल ले लो आप एरीज का, जिसमें 5th हाउस में बुध एंड वीनस है। और सेम एरीज के चार्ट में 10th हाउस में बुध एंड वीनस है। फर्स्ट एग्जांपल में 6th हाउस में वीनस एंड मरकरी, 5th। अभी बुध जो है वो त्रिशराय का लॉर्ड है, 3 और 6 का। लेकिन वो बैठा किसके साथ है, वीनस के साथ, जो 2 एंड 7 का लॉर्ड है, यानी मारक स्थान का लॉर्ड है। यानी एक तो पहली चीज, त्रिशराय का त्रिशराय में नहीं बैठा है, 5th में बैठा है, तो वो वैसे ही खराब हो गया बुध, और मारक और बाधक के साथ बैठ गया। तो ये वाला टाइम पीरियड जब बुध या शुक्र की दशा आएगी तो वो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट होगी बहुत, क्योंकि मारक स्थान एक्टिव हो गए। तो आपकी बुद्धि की वजह से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि 5th हाउस एंड 2nd एंड 7 से कनेक्ट हो रहा है ना। और वही दूसरे चार्ट में, बस दूसरे चार्ट में 10th हाउस में है, त्रिशराया का लॉर्ड जाके उपचय में बैठ गया। भले ही मारक स्थान के साथ बैठा है, लेकिन क्योंकि उपचय में बैठा है तो वो इतने खराब नहीं देगा, बल्कि यहाँ पे शुक्र पैसा देने लग जाएगा, पर एफर्ट्स करवाएगा क्योंकि मारक स्थान है। तो ये रूल नंबर 2 हो गया, जब त्रिशराय लॉर्ड 6, 8, 12 या मारक के साथ बैठेगा तब खराब फल देगा। हाँ खुशबू। है ना। अगर त्रिशराया कनेक्ट होता है 159 से, तो उसके बुरे प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया टॉरस का, जिसमें 5th हाउस में मून, सैटर्न एंड मर्क्यूरी बैठे हैं। ठीक है, तो सैटर्न एंड मर्क्यूरी 5 एंड 9 के लॉर्ड है, और मून के साथ बैठे जो 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो मून इतना खराब नहीं रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको 5 एंड 9 का सपोर्ट मिल गया। अभी 2 एग्जाम्पल्स और कराए हैं त्रिशराय एक्सप्लेन करने के लिए। ये 3 रूल्स ही है बेसिकली त्रिशराय के। ठीक है, पर एक एग्जाम्पल है टॉरस का ही, जिसमें एक हाउस में मून, मार्स एंड जुपिटर 5th हाउस में है, और एक में 10th हाउस में। मून, मार्स एंड जुपिटर 5th हाउस में। हो गया। अब इस वाले चार्ट में मून जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है, बैठा किसके साथ है, मंगल।
जो 12th हाउस का लॉर्ड है, साथ में मारक स्थान 7th हाउस का लॉर्ड है। 2 एंड 7 में बोलते हैं 7th ज्यादा स्ट्रॉन्ग मारक होता है। हाँ। हम्म। तो यानी मून और मंगल की दशा तो खराब ही होगी, क्योंकि हाँ। मंगल ने भी चंद्र को खराब कर दिया और मंगल खुद भी खराब है और चंद्र भी खराब है। हाँ। अब जो गुरु है वो भी 8th हाउस का लॉर्ड है, हाँ। जो साथ में वो जो 11th हाउस का लॉर्ड है जो उपचय का भाव है। तो जब अच्छा। गुरु में चंद्र की आएगी तो गुरु थोड़ा हेल्प कर देगा चंद्र को। ओके। हाँ। क्यों? क्योंकि उपचय स्थान का भी लॉर्ड हो गया वो, ओके। चंद्र ओके। उपचय के साथ आ गया। हाँ। ओके। तो तो अपन को बैलेंस देखना है कि 6 8 12 से कनेक्ट हो रहा है, बुध के साथ मारक स्थान से कनेक्ट हो रहा है, और उपचय या त्रिषद आय से भी कनेक्ट हो रहा है क्या, उसके अच्छा। बेसिस पे फल देंगे। बट क्योंकि हाँ। गुरु का मूल नक्षत्र 9th हाउस में बैठा है, हाँ। सॉरी 8th हाउस में 8 बैठी है हाउस में, 9th 8 राशि, हाउस में। हाँ। 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 8th हाउस में। तो गुरु में चंद्र पहले 8th हाउस का रिजल्ट देगा, यानी वो खराब ओ, होगा। अच्छा। तो अच्छा। मून अच्छा। की महादशा उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा खराब होगी। अब हेल्थ अच्छा। इश्यूज क्या क्या देंगे, सारे 5th हाउस रिलेटेड, और 5th हाउस के साथ क्योंकि मंगल है तो सर्जरी दे सकती है, ओ, गुरु है तो लिवर एनलार्जमेंट दे सकती है, ओके। हाँ। प्यार हाँ। खराब करेगा, मेंटालिटी खराब करेगा, पूजा अच्छा। पाठ करना पूरा बंद कर देगा। ओ, अच्छा। कनेक्टेड इसके लिए 1.9 एक तो बुरी तरह। हाँ, अच्छा। अभी वही सेकंड चार्ट जो अपन ने बनाया है, ये सारे प्लैनेट्स 10th हाउस में आ गए, हाँ। यानी हाँ। सारे उपचय भाव में आ गए। हाँ, तो तो इफेक्ट कम हो इतने जाएंगे। बड़ा फर्क नहीं देंगे, हाँ। हाँ। है ना। लेकिन सारे क्योंकि उपचय भाव में बैठ के 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ। प्रोफेशनली आपको सब चंद्र गुरु बुध मंगल सब ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन हाँ, डोमेस्टिक लाइफ आपकी पूरी खराब कर पूरी देंगे। खराब हो जाएगी। अच्छा, एस्पेक्ट उधर आ रहा है 4th हाउस पे। एस्पेक्ट 4th पे आ रहा है, क्योंकि ये हाँ। सारे हाँ। खराब प्लैनेट्स, त्रिशद आय हाँ। के प्लैनेट्स है, राइट। ये अच्छा सारे है। 4th को ओके। एस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। और ये सेम कॉम्बिनेशन सेम चार्ट में अगर 7th हाउस में बनता तो हाँ, मतलब डिवोर्स हेल्थ सब खराब, क्योंकि मारक स्थान में सारे कॉम्बिनेशन मार्क्स बन में गए बन जाते हैं। अच्छा। ऐसे। अच्छा, तो हम ये और देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बन कहाँ रहा है। बन कहाँ रहा है, और मारक स्थान देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मारक और फिर बाधक भी साथ में, हाँ, वो अलग है। बाधक तो हम लोग 11th हाउस को मानते हैं ना। बाधक 11 डुअल साइन के लिए 7th हाउस है, हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। और 9th मूवेबल के लिए आई थिंक 11th है। हाँ, मूवेबल के लिए थे ना। हाँ, हाँ। और फिक्स्ड के लिए 9th है। हाँ। हाँ। अभी एक मंत्र इन्होंने बताया था मृत्युंजय जी ने, कि नॉर्मली अगर अपन को अंदर से अपना इंटरनल अपलिफ्टमेंट चाहिए तो सॉरी, अगर कंसिस्टेंट वेलबींग चाहिए तो अपन ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हाँ। लेकिन अगर इंटरनली अपन को अपने अपने आप को मोटिवेट करना है, कुछ करना है, तो मंत्र को ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। ओके, तो इनफैक्ट हम लोगों को ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। हाँ, ओम शिवाय नमः। क्योंकि ओम नमः शिवाय तो ओवरऑल वेलबींग के लिए है। शिवाय नमः। ओके। ओके। बस यही कराया था त्रिशद आया और इसमें। थैंक यू चारू, थैंक यू खुशबू अ लॉट। हाँ, अरे फिर इट्स भी ओके। आई कीप बॉदरिंग यू। कुछ नहीं अरे आएगा तो हाँ। हाँ। हाँ, एनी टाइम, ठीक है। कभी भी ठीक है। चलेगा। मेरा हाँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है, फिर मुझे चीजें याद हो जाती है। ये तो बात है। ठीक है सिस्टर खुशबू। बस ओके। उपचय एंड त्रिशद आय में डिफरेंस ये कितना सा रह गया। उपचय भाव जो है वो रिजल्ट आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, हाँ। एंड त्रिशद आय मटेरियल लेवल पे सक्सेस देके पर्सनल लेवल पे तोड़ता है। अच्छा। अच्छा, पर्सनल लेवल मैंने पे। पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे तोड़ेगा त्रिशद आय, अच्छा, तोड़ेगा। अच्छा। पर आपको पर्सनल प्रोफेशनली एंड इसमें बहुत ग्रोथ देगा। मैं करेगा। खाली एक चीज कंफ्यूज हुई थी जो मैंने मृत्युंजय जी को पूछी थी, कि ये सारी चीजें अगर 6th हाउस में ही बनती हैं, क्योंकि 6th हाउस तो त्रिशद आय भी और उपचय भी है, सबका हम्म। सेंटर होगा, प्लस 6 8 12 से भी कनेक्ट होता है। करेक्ट हो गया। हाँ। 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 तो फिर वो डिपेंड उस रिजल्ट पे डिपेंड करता है, फिर आपको पॉइंटर सिस्टम लगाना पड़ेगा कि कौन सी अच्छा, चीजें क्या हो रही हैं। तो आ रही है। अच्छा। ऐसा। हम्म। क्योंकि थी मैंने एक चार्ट आया था जहाँ पे 6,000 में बहुत सारे प्लैनेट का कंजंक्शन था। अभी हाँ, सब जब मल्टीपल प्लैनेट का कंजंक्शन की बात करेंगे ना, तो हम इस टॉपिक को लेंगे, क्योंकि हाँ, 6,000 मैंने में एक्चुअली फाइव। क्यों पूछा हाँ। था, एक चार्ट मैंने देखा था 6th हाउस का लॉर्ड 6th में ही बैठा है, स्वराशि हो गया, त्रिशद आय लॉर्ड त्रिशद आय में हो गया, लेकिन साथ में और विपरीत राजयोग भी हो रहा है।
हाँ, अच्छा 6-8-12 का लॉर्ड 6-8-12 में है तो अपना हाँ विपरीत राजयोग भी बनता है, हाँ तो वो भी हो रहा है। बट रिजल्ट तो कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, पर्सनल फ्रंट तो तोड़ेगा ही ना, वो सब तोड़ेगा चीज अच्छा होने के बाद भी। हाँ तोड़ेगा पर्सनल फंड पे और उन बंदे उस सन का पर्सनल शादी वगैरह सब इतना कर, क्योंकि शुक्र प्लैनेट था वो भी, अच्छा तो शादी पूरी तरह खराब। ओ आई थिंक ये सारा भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रही, मुझे नहीं पता वो कैसे रिकॉर्ड करने ओके ओके खुशबू ओके थैंक्स अ लॉट बेटा वाला। थैंक यू सो एनी मच टाइम कभी भी मैसेज कर दो। हाँ ओके ओके बेटा थैंक यू बाय बाय बाय।